हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हो सारे? क्या हाल सबके? क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं विजिबल हूँ? जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बता दो मुझे एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे यार। क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक हम? अभी तक हम पढ़ चुके हैं डीपी के बारे में, डीपी क्या होती है, डीपी के डिफरेंट वेज के बारे में, डीपी के अप्रोचेस, कैसे टॉप डाउन वर्क करता है, कैसे बॉटम अप वर्क करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जो भी आपको उतना क्लियर नहीं है, विद टाइम आपको समझ में आने लगेगा वो भी, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक क्वेश्चन और करते हैं, मैंने कहा कि अब एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा पुराने वाले स्टाइल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर से वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा हो, इस टाइप के कुछ कुछ, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रिकर्जन के अंदर एक बहुत ही कॉमन पैटर्न मैंने आपको बताया था दोस्त, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। किसी को याद है कौन सा पैटर्न था वो मित्रों? कौन सा पैटर्न था वो भैया? इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पैटर्न था, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला पैटर्न था, बहुत ही फेमस था। तो उससे हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। एक उसी पैटर्न के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था हाउस रॉबर वाला, याद है? रिकर्जन से हमने सॉल्व किया था हाउस रॉबर वाला क्वेश्चन, और आई थिंक जब हमने सॉल्व किया होगा तो टीएलई आ गया होगा, मैंने बोला होगा आपको कि डीपी में आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो वो करना है अपने को आज सॉल्व, टारगेट रहेगा वो कंप्लीट करने का, ठीक है। करें शुरू। कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था यार? कट इनटू सेगमेंट वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मुझे कोई थ्योरी वगैरह तो पढ़ानी नहीं है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन कराना है, तो क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ और टाइम वेस्ट नहीं करता। धीरे धीरे करेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। यू आर अ प्रोफेशनल रॉबर प्लानिंग टू रॉब हाउसेज अलॉन्ग स्ट्रीट। तो एक गली के अंदर बहुत सारे हाउसेज हैं और आप उनको रॉब करने की प्लानिंग से आए हैं कि भैया मैं इन्हें रॉब कर दूंगा, ठीक है। ईच हाउस हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्टैश्ड। हर घर के अंदर कोई ना कोई पैसा, कुछ अमाउंट ऑफ मनी पड़ा हुआ है। The only constraint stopping you from robbing each of them is that adjacent houses have security system connected and it will automatically contact the police. तो जो adjacent houses हैं, यानी साइड साइड के हाउसेज हैं, जैसे फर्स्ट के साइड में सेकंड है, सेकंड के साइड में थर्ड है, तो जो नेबरिंग हाउसेज है, adjacent हाउसेज है, अगर आपने उसमें चोरी कर दी, यानी अगर फर्स्ट सेकंड नेबरिंग हाउस है, इसमें चोरी दोनों में एक साथ कर दी, तो किसको कॉल जाएगी? पुलिस को कॉल चली जाएगी, ठीक है। दिक्कत है, पुलिस को नहीं बुलवाना अपने को। तो अपने को चोरी इस तरीके से करनी है कि पुलिस को कॉल ना जाए और मैं सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी चुरा पाऊँ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? दोबारा समझते हैं। मेरे पास एक गली है, गली में बहुत सारे घर हैं, घरों के अंदर बहुत सारा पैसा है। मुझे चोरी इस प्रकार से करनी है कि मैं कभी भी एडजेसेंट हाउसेज में चोरी ना करूं, क्योंकि एडजेसेंट हाउस में चोरी करने से पुलिस को कॉल चली जाएगी और मुझे पकड़ के ले जाएंगे वो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? जल्दी से बताएंगे एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे यार। जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल गेम है, बड़ा ही सिंपल गेम है यार, बड़ा ही सिंपल गेम है। इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो मैंने कहा कि ये है तुम्हारी वो गली, ये है तुम्हारी वो गली, इसमें ये रहा तुम्हारा पहला हाउस, ये रहा तुम्हारा दूसरा हाउस, ये रहा तुम्हारा तीसरा हाउस, ये रहा तुम्हारा चौथा हाउस। मतलब पहले हाउस के अंदर तुम्हारे पास 1 रुपये पड़े हैं, दूसरे में 2 रुपये पड़े हैं, तीसरे में 3 रुपये पड़े हैं, चौथे में 1 रुपये पड़े हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हमें इंडेक्स राइट डाउन कर लिए मैंने, इसका मैंने लेट से नाम मनी रख दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बहुत प्यारा सवाल तुमसे पूछता हूं, अगर मैंने 0 इंडेक्स वाले हाउस में चोरी कर ली तो क्या मैं 1 इंडेक्स में चोरी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। कॉमन सेंस है। अगर मैंने 1 इंडेक्स में चोरी नहीं करी तो क्या मैं, अगर मैंने फर्स्ट हाउस में चोरी नहीं करी तो क्या सेकंड हाउस में चोरी कर पाऊंगा? हाँ, कर पाऊंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी आइथ हाउस में अगर मैं चोरी करता हूं, अगर मैं किसी भी आइथ हाउस में चोरी करता हूं, तो मैं i+1 में या फिर i-1 में चोरी नहीं कर पाऊंगा? और आइथ हाउस में अगर चोरी करता हूं तो i+2 में या i-2 में चोरी कर सकता हूं। यह ऑब्जर्वेशन मानोगे कि नहीं? ये मानोगे कि नहीं मानोगे? सिंपल है, रिकर्जन में हमने पढ़ा था ये, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो अगर तुम 1 को इंक्लूड कर रहे हो तो तुम अगले वाले को इंक्लूड नहीं करोगे, अगर तुम 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो तुम अगले वाले को इंक्लूड कर सकते हो। और मैं सिर्फ इन दोनों नंबर को ही क्यों देख रहा हूं? एरर तो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं किसका सहारा लूंगा?
रिकर्जन का, और रिकर्जन के अंदर मैं क्या देखूंगा, सिर्फ एक केस, और बाकी केस कौन संभालेगा, रिकर्जन। बहुत बढ़िया, दोबारा देखते हैं। मेरा काम सिर्फ पहले हाउस का है कि पहले हाउस के अंदर मुझे क्या करना है, ठीक है, उसके आगे रिकर्जन आंसर लेके आ जाएगा। एग्जाम्पल है 27931, क्या नाम है इसका, इसका नाम है नम्स। मैंने बहुत प्यारी बात बोली दोस्त, पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है इंक्लूड का, और दूसरा केस क्या बन सकता है, एक्सक्लूड का। और मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पहला हाउस देख रहा हूँ, बाकी रिकर्जन देखेगा। तो अगर मैं इस हाउस को इंक्लूड करता हूँ, इसका मतलब मैंने इसमें चोरी कर ली है, यस और नो, तो इसका मतलब है कि 2 रुपये तो पक्का मेरे इकट्ठे हो गए, बाकी प्लस। अब इसमें कहाँ से कहाँ तक चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चोरी कर ली है तो गारंटी है कि यहाँ पे चोरी नहीं होगी। तो मैंने क्या बोला, इतने एरे में चोरी करके लाओ, इतने एरे में चोरी करके लाओ, ठीक है। तो पहले तुम n साइज के एरे में चोरी कर रहे थे, अब तुम n-2 साइज के एरे में चोरी करोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले n साइज के एरे में चोरी कर रहे थे, अब ये वाला नंबर तुम ऑलरेडी चोरी कर चुके हो, इसमें चोरी कर नहीं सकते, बचे सिर्फ इतने नंबर, n-2 में चोरी करोगे, ठीक है। एक्सक्लूड वाला केस, मैंने इसको नहीं लिया, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो कितने पैसे इकट्ठे हो गए, 0 रुपये इकट्ठे हो गए। और अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मैं अब कितने एरे में चोरी कर सकता हूँ, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एरे में चोरी कर सकता हूँ। पहले एरे का साइज n था, अब एरे का साइज कितना हो गया, n-1। एक आंसर इससे आता है, एक आंसर इससे आता है। मुझे कौन सा आंसर चाहिए, मुझे चाहिए तो उनका मैक्सिमम आंसर। लो जी, निकल गया फाइनल आंसर। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था, ये था रिकर्जन। क्या ये मुश्किल था, ये था रिकर्जन। तो अब इसमें तुम दोनों अप्रोच चलेगी तुम्हारी यार। तुम इसमें रिपीट करता हूँ, तुम इसमें दोनों अप्रोच से कोड कर सकते हो। तुम चाहो इसमें लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाना, या तुम चाहो इसमें राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाना। दोनों ही केसेस यहाँ पर काम करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक केस काम करेगा, है ना। दोनों ही केसेस तुम्हारे काम करने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर दोनों केस है तो कैसे कैसे काम आप करने वाले हो। 27931, लेफ्ट से मैंने सोचा कि लेफ्ट से राइट की तरफ मैं जाऊँगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊँगा तो इनपुट में क्या भेज रहा हूँ, इनपुट में ये वाला इंडेक्स भेज रहा हूँ, आई वाला, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने क्या भेजी है, 0 भेजी हुई है। अगर लेफ्ट साइड वाला तरीका अपना रहा हूँ मैं, तो इस केस में मेरा इंक्लूड वाला आंसर क्या बनेगा, इंक्लूड वाला आंसर मेरा बन जाएगा कि भैया जो भी तुम्हारे नम्स ऑफ आई में वैल्यू है वो ले लो, प्लस 2 आगे से, यानी इतना i+2 उठा लेना, प्लस जो भी आपका फंक्शन है उसमें ऐसा i+2 से लेकर आगे तक जो भी आ रहा है उसको सॉल्व कर लेना। ऐसे ही आपका एक्सक्लूड का क्या कोड बनेगा, ऐसे ही आपका एक्सक्लूड का कोड बनेगा 0 प्लस सॉल्व ऑफ i+1। क्या आपने इसको नहीं लिया तो आप यहाँ से यहाँ तक, ये अगर i है तो ये कॉमन सेंस के बाद i+1 होगा, और कॉमन सेंस के बाद i+2 होगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाना चाहते हो, ठीक है। इसका उल्टा वाला केस अगर ले लें, इसका उल्टा वाला केस अगर ले लें, मैंने बोला कि लेट से लास्ट इंडेक्स जो है उसको मैंने n मान लिया, ठीक है। अब ये मत बोलना भैया n ऐसे ले लो, और समझ में अच्छे से आ जाएगा, n = साइज -1, ठीक है। इसको मैंने n मान लिया, तो इसमें इंक्लूड वाला का आंसर क्या बनेगा, इंक्लूड वाला आंसर बनेगा कि भाई नम्स ऑफ n में जितना पैसा है वो तो ले लो, और बाकी कितना होगा, n-2, यानी कि ये इंक्लूड कर लिया तो ये तो ले ही नहीं पाओगे, तो बचा सिर्फ इतना। पूरे का साइज n था, इन दोनों को हटा दो, इसका साइज n-2 हो गया, खत्म। ऐसे ही तुमने एक्सक्लूड का आंसर निकाल लिया, 0 प्लस सॉल्व ऑफ n-1। तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट जाते हुए, राइट टू लेफ्ट जाते हुए, तो तुम ऐसे सॉल्व कर लो। तुम ऐसे सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट जाते हो तुम ऐसे सॉल्व कर लो। जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो तुम्हें समझ में आता हो अच्छे से, वो तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या बात समझ में आती, क्या बात समझ में आती? इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं मित्र, ठीक है, ठीक है। तो करें रिकर्जन से सॉल्व एक बार, करें रिकर्जन से एक बार सॉल्व, ठीक है। तो मैंने बोला ये तुम्हारे पास से नंबर्स आ रहे हैं, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिख दिया, मैंने बोला सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, बढ़िया। और यहाँ मैंने पास क्या कर दिया, वेक्टर इंट और नम्स, साथ में क्या पास करूँ, एक इंडेक्स पास कर देता हूँ। बताओ दोस्त, लेफ्ट टू राइट चलूँ कि राइट टू लेफ्ट चलूँ, बताओ। राइट टू लेफ्ट ले चलूँ कि लेफ्ट टू राइट ले चलूँ? लेफ्ट टू राइट कह रहे हैं मेजॉरिटी बच्चे, तो लेफ्ट टू राइट ले चलते हैं। इंडेक्स शुरू कर दिया मैंने 0 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने ये फंक्शन पास कर दिया, इंट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व यूजिंग रिकर्जन
ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे नम्स और यहाँ मैंने पास कर दिया इंडेक्स और ये मैंने रिटर्न कर दिया आंसर। जब लास्ट टाइम सॉल्व किया होगा हमने, तुमने कैसे सॉल्व किया था याद दिलाना दोस्त एक बार। लेफ्ट टू राइट ले गया था, राइट टू लेफ्ट ले गया था? पहले कैसे करा था कोड मैंने? ये पहले भी लेफ्ट टू राइट किया था, पता नहीं, भूल गया अब तो। चलो, तो हमने बोला कि ये मेरा इंडेक्स है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आंसर मैं निकाल के लिया और ये आंसर को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि रिकर्जन सॉल्व करूँगा, बेस केस की बहुत ज़्यादा नीड है। बेस केस बाद में लिखूँगा, अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब रिकर्सिव रिलेशन फटाफट से राइट डाउन कर देता हूँ। क्या रिकर्सिव रिलेशन है दोस्त इसमें? भैया इसमें इंक्लूड का आंसर आ रहा होगा। इंक्लूड इज इक्वल्स टू, आपने करंट इंडेक्स को इंक्लूड कर लिया है, साथ में आपने कह दिया है कि भैया सॉल्व यूजिंग रिकर्जन फॉर i+2। बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपने एक्सक्लूड ले लिया है, 0 प्लस कर लिया है, सॉल्व यूजिंग रिकर्जन i+1। क्या समझ में आ रही है चीज़ें? क्या समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आई नहीं है भैया, इंडेक्स है। सॉरी गाइस, इसे कहते हैं आंखें खोल के गलती करना। बढ़िया, दोनों आंसर आ गए। मैंने क्या बोला, रिटर्न क्या करना है? इसमें रिटर्न कर देना, ऐसे लिख देता हूँ, इंट आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ इंक्लूड कॉमा एक्सक्लूड, और इसको आपने कर दिया रिटर्न आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बढ़िया क्वेश्चन है? क्या मुश्किल लग रहा है अभी तक? अभी तक तो मुश्किल नहीं लग रहा। एक बच्चा कह रहा है नम्स पास नहीं किया। मेरे हिसाब से नम्स ये रहा, नम्स को यहाँ से सेंड कर दिया, नम्स को यहाँ से रिसीव कर लिया। क्या नम्स पास नहीं किया क्या मैंने? अच्छा, इसके अंदर पास नहीं किया। ओके, बच्चे की आंखें तेज है। नम्स शायद मेरी ख़राब है। बढ़िया, सब कुछ हो गया, बेस केस पेंडिंग है बस। अब बेस केस में बताओ क्या लिखूं। भैया देखो, आप क्या चेंज कर रहे हो, आप ना इंडेक्स को चेंज कर रहे हो, तो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है बस ये दिखा दो। इंडेक्स आपका इस एरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। इंडेक्स आपका एरे से बाहर नहीं जाना चाहिए दोस्त। बताओ कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? तो मैंने कह दिया लेट से कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, तो क्या करूं? अगर आउट ऑफ बाउंड चला गया तो क्या करूं दोस्त? अगर आउट ऑफ बाउंड चला गया तो उस केस में कितने पैसे कमा लेगा आपका रॉबर? अगर इंडेक्स एरे के बाहर चला गया तो कितने पैसे आपका रॉबर कमा लेगा? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा, है ना? कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं? अगर आपका इंडेक्स जहाँ पर चोरी करनी है वो स्ट्रीट से बाहर है, उस स्ट्रीट में घर ही नहीं है, तो पैसे कितने कमा पाओगे? कमा ही नहीं पाओगे पैसे। रिटर्न 0 कर दिया आपने, कोई पैसे नहीं कमा पाएगा। क्या इतने में कोड चलना चाहिए? चलो रन करके देखते हैं। मैंने इसे रन कर दिया, मैंने इसे रन कर दिया। उसने बोला कि स्पेलिंग गलत है, इसको रिकर्जन कर लो। मैंने बोला इसको रन कर लो, उसने बोला एक्सेप्टेड। अगेन मैं सबमिट कर रहा हूं, कितनों को उम्मीद है चल जाएगा? टीएलई आ गया। टैम देखो, टीएलई आए कभी नहीं डरना, हम इस टीएलई को अभी ठीक कर लेंगे। रॉन्ग आंसर आए डर बनता है, डरना चाहिए। ठीक है, चलो टीएलई आया, संभाल लेंगे। 55 टेस्ट केस पास हो गए हैं 70 में से, या 55th पे शायद फटा होगा ये, पर ठीक है कर लेंगे। रिकर्सिव कोड है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी खा रहा है? कितनी कॉम्प्लेक्सिटी खा रहा है भाई? एक्सपोनेंशियल टाइम हमारा ये खा रहा है ना? तो अब मैंने क्या कर दिया, इसमें डीपी में कन्वर्ट करता हूँ। अब मुझे मित्रों देखो, मेरे को तो डीपी आती नहीं है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ इसको मैं कैसे टॉप डाउन अप्रोच के द्वारा, मेमोराइजेशन के द्वारा सॉल्व करूँ, बताओ। तो मैंने बोला सॉल्व यूजिंग मेम, ठीक है, ये कर दिया मैंने। इतना मुझे आता था, इसके बाद तुम बताओगे। भैया सबसे पहले डीपीआरए बनाना है। 1D 2D 3D कैसे पता लगेगा भैया? चेक करके आओ इन दोनों में से किस किस की वैल्यू चेंज हो रही है। भैया सिर्फ इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब 1D डीपी है। तो 1D डीपी के लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? 1D array क्रिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो मैं 1D array क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और 1D array क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने बोला वेक्टर इंट डीपी और वेक्टर इन डीपी n+1 कॉमा, क्या करूं? मैंने -1 रख लिया अभी के लिए, ठीक है। कुछ चेंज करना पड़ेगा तो बाद में कर लेंगे। पहला काम डन। अगला काम भैया, जो भी आपने फंक्शन लिखा है वो कॉल भी तो करना पड़ेगा।
तो आपने बोल दिया इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, इसका सॉल्व यूजिंग मेम वाला फंक्शन कॉल कर दिया, उसके अंदर DP array पास कर दिया। लॉजिकल है दोस्त। तो आपने तीनों चीज़ें यहाँ पे पास कर दी। यहाँ से इसको कॉपी करके ले आता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया, ये आपने पेस्ट कर लिया, और यहाँ आपने वेक्टर इंट, ठीक है। तो क्या हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया दोस्त, DP वाला एरे क्रिएट करके पास करना, येस और नो? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं भैया, जाओ और अपना रिकर्जन वाला कोड उठा के ले आओ। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कर दिया कॉपी, ये मैंने कर दिया पेस्ट। भैया इसके अंदर आप एक गलती बार बार करते हो, सब बच्चे राइट डाउन करेंगे। इसके अंदर भैया एक गलती बार बार करते हो, फंक्शन का नाम चेंज करना भूल जाते हो। प्लीज़ इसको पहले ही कर लो, बाद में दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, तो इसको मैंने पहले ही चेंज कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करूँ, कॉपी पेस्ट करने के बाद भैया कॉपी पेस्ट तो आपने कर लिया, DP array को ना यूज़ कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो DP array यूज़ करने गया, मैंने बोला यहाँ पे आंसर स्टोर हो रहा है, तो आपने कहा DP ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पे आपने DP ऑफ इंडेक्स, ये भी हो गया भैया। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है भैया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या था भैया, जो आपका बेस केस है उसके जस्ट बाद एक बार चेक कर लो आंसर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने बोला इफ़ DP ऑफ इंडेक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो उस केस में क्या करूँगा, रिटर्न DP ऑफ इंडेक्स। हो गया जी, ये था DP। क्या ये मुश्किल था, क्या ये मुश्किल था? अभी भी गड़बड़ पक्का कहने की करी होगी, बच्चा कह रहा है DP नहीं भेजा, बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। ये तो हम करेंगे यार, ये तो हम करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके अलावा लॉजिकल मिस्टेक कोई है, लगता तो नहीं है। एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं, कंपाइल। बहुत बढ़िया। n की वैल्यू बता दो बेटा, एक बार n की वैल्यू बता दो। तो मैंने बोला n निकाल लिया, एक्सेप्टेड। एक बार सबमिट करता हूं, बताओ मित्रों चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो चल गया, मजा आ गया भैया। क्या हमने TLE कन्वर्ट करना सीख लिया, क्या हमने TLE कन्वर्ट करना सीख लिया? लास्ट टाइम 2021 में सॉल्व किया था 2024 चल रहा है, 3 साल हो गए। अरे इस क्वेश्चन को बड़ी प्यारी कहानी है, इस क्वेश्चन की बड़ी प्यारी कहानी है, याद आ रहा है मुझे। नहीं इसके ऊपर नहीं है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा बस में याद दिलाना मुझे एक बार, ठीक है? क्या मज़ा आया सॉल्व करके, क्या मज़ा आया सॉल्व करके? ये DP है। क्या DP को ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार ये तो बिना बात के पैसे दे दिए भैया को हमने, ये तो खुद ही कर लेते हम। पर ये तो अभी एक अप्रोच करी है भैया ने, कहा था और भी अप्रोच करवाएंगे, ठीक है? चलो अब तुम्हें कौन सी अप्रोच करवाऊँ भैया? टैबुलेशन मेथड करा दो, टैबुलेशन करते हैं। तो मैंने बोला सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन। क्या पास करूं इसके अंदर, क्या पास करूं भैया? आपने बोला था जो भी इस मेन फंक्शन के अंदर होता है वो आप चाहो तो जो भी इसमें पास होकर आए हो वो पास कर लो, सेम टू सेम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? बाकी तो आप बना ही लोगे वहाँ पे, ठीक है भाई? बताओ मुझे अब टैबुलेशन के अंदर क्या क्या मेरे पास स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप बताओ, सबसे पहला स्टेप भैया DP क्रिएट करनी है, तो लो जी DP array क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे बताओ, अगला स्टेप बताओ, अगला स्टेप भैया ऊपर वाले में जाओ, बेस केस को एनालाइज करके, बेस केस को एनालाइज करके वैल्यू इंसर्ट करना। अब बेस केस क्या कहता है कि इंडेक्स ग्रेटर देन नम्स डॉट साइज, तो उसमें आंसर 0 रख लेना, उसमें आंसर 0 रख लेना। तो मैंने बोला यार इंडेक्स तो ऐसा इंडेक्स तो मतलब इनवैलिड इंडेक्स की बात कर रहा है ना, तो इनवैलिड इंडेक्स के लिए आंसर 0 होना चाहिए। मेरे पास तो इनवैलिड इंडेक्स है ही नहीं है, इनवैलिड इंडेक्स है ही नहीं है ना? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टेप 2 में कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है? अब अगला स्टेप क्या होता है, एक बार देखो आई कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। आपने आई जीरोस पे भेजा था और जीरो से आई कहाँ तक गया है, लास्ट इंडेक्स तक गया है, ठीक है? बहुत बढ़िया। ऐसे बनेगी नहीं बात, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं पक्का, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे गलती कर रहा हूँ? कहीं पे कोई ना कुछ गलती हो रही है, क्योंकि आंसर बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई इनिशियल स्टेट तो मुझे चाहिए ना भाई। आंसर बिल्ड करने के लिए मुझे कोई ना कोई इनिशियल स्टेट तो चाहिए ही चाहिए। तो वो इनिशियल स्टेट क्या होगी, वो समझने से पहले ना, वो समझने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि DP ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या है। इनिशियल स्टेट क्या होगी उस तक बात करेंगे, और मुझे बताओ DP ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या है। व्हाट इज DP ऑफ इंडेक्स, क्या दर्शाता है ये, क्या है DP ऑफ इंडेक्स? DP ऑफ इंडेक्स क्या है ये बताओ। तुमने
डीपी ऑफ इंडेक्स के लिए सॉल्व करके एंटायर का आंसर निकाल लिया। तो डीपी ऑफ इंडेक्स क्या दर्शाता है? डीपी ऑफ इंडेक्स दर्शाता है कि इस इंडेक्स से लेके राइट मोस्ट जितना भी एरे एग्जिस्ट करता है उसका सोल्यूशन क्या बनता है। यस और नो? डीपी ऑफ इंडेक्स क्या दर्शाता है मैं बताता हूं तुम्हें एक बार। तो मैंने कहा डीपी ऑफ इंडेक्स क्या दर्शाता है ये समझते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनिशियल स्टेट तो कोई ना कोई क्रिएट करनी पड़ेगी, हम कर नहीं पा रहे हमारे रूल्स के हिसाब से, तो एक बार सोचते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि ये वाला जो है आई है, तो डीपी ऑफ आई का मतलब क्या है? डीपी ऑफ आई का मतलब है कि इस आई से लेकर जितना भी एरे है इस पूरे एरे का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ ये वाला जो है वो जे है, तो डीपी ऑफ जे का मतलब क्या है? इस ब्लॉक को लेके पूरा राइट मोस्ट तक, पर आगे तो कुछ है ही नहीं, यानी सिर्फ इस ब्लॉक की बात हो रही है। तो क्या सिर्फ इस ब्लॉक का आंसर मुझे पता होगा? तो क्या सिर्फ इस ब्लॉक का आंसर मुझे पता होगा? ये तो मुझे पता होगा, ये तो मुझे पता होगा, क्योंकि अकेला बॉक्स है, जितने भी पैसे होंगे वही इसका आंसर होगा। यस और नो? जो भी पैसे होंगे वही इसका आंसर होगा। तो ये ही वो आपका बेस केस एनालिसिस वाला कंडीशन रहेगी, जिससे आपको पता लगा अभी के लिए बेस केस एनालिसिस कर कुछ इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर कुछ इंसर्ट ही नहीं कर पा रहा तो फिर आंसर कैसे क्रिएट करूंगा? कहीं ना कहीं गलती है। तो सोचने गया कि कोई ना कोई एक आंसर तो मुझे लेके आना ही पड़ेगा। बॉटम अप के लिए इस एरे के अंदर कोई ना कोई आंसर तो होना चाहिए ना, जिसको यूज करके और आंसर क्रिएट करूंगा। यस और नो? बॉटम अप अप्रोच के लिए मेरे पास इस डीपी एरे के अंदर कोई ना कोई इनिशियल आंसर तो होना चाहिए, जिसको क्रिएट करके मैं इसको यूज करके मैं आगे आंसर क्रिएट करूंगा। तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया कि लास्ट वाले का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा कि सबसे लास्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। डीपी ऑफ एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज। एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं हम। क्या यहाँ पे n+1 साइज करने की नीड थी मेरे को? क्या मुझे n+1 साइज करने की नीड थी? n से बात बन जाती? आई डोंट थिंक n+1 की नीड थी, n से बात बन जानी चाहिए थी। रन करते हैं। बढ़िया, n से बात बन जाती। ठीक है, n से बात बन जाती। क्यों बनी n से बात? हम हर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, n साइज का आपका एरे था, 0 से लेके n- इंडेक्स तक आप जाओगे, दैट्स वाई n से बात बन गई। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। फिब के अंदर अलग बात थी, 0 टर्म फर्स्ट टर्म थी, दैट्स वहाँ पे n+1 मुझे करना पड़ा था, तो n साइज से यहाँ बात बन जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं टैबुलेशन के अंदर। इसको करते हैं कोड एक बार, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लगाते हैं दिमाग। तो मैंने कहा कि इसके अंदर भी मुझे n साइज़ के अंदर बात बन जानी चाहिए, और मैंने क्या बोला कि dp ऑफ n-1, यानी लास्ट डब्बे के अंदर क्या आंसर आएगा दोस्त? लास्ट डब्बे में क्या आंसर आएगा? जो भी उसमें पैसे होंगे वो। ठीक है, दो चीज़ें होंगी यार, लास्ट डब्बे को या तो चोरी करो या तो मत करो। जिसमें भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैसा आ रहा है वही उसका आंसर होगा। तो मैंने बोला कि जो भी उसमें पैसे पड़े हैं वही उसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? बस इतना कर लेता हूँ, इतना आ रहा है मेरे दिमाग में भी, और तो समझ में नहीं आ रहा अभी, और इतना कर लिया मैंने। तो ये मेरा बेस केस एनालिसिस वाला काम मैंने कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा स्टेप 2 के अंदर, और ये आ गया मेरा स्टेप 1 के अंदर। अगला और लास्ट स्टेप क्या होता है दोस्त? अगला लास्ट स्टेप क्या होता है? बल्लो बल्लो बल्लो। अगर तुम यहाँ पर देखोगे, बेसिकली फोर लूप लगाना है, फोर लूप से आंसर को बिल्डअप करना है। तुम देखोगे ध्यान से, मेमोराइजेशन के अंदर इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक गया था? मेमोराइजेशन के अंदर इंडेक्स 0 से लेके n की तरफ गया था। ध्यान सुनना, इस बात को काम आने वाली है, ये राइट डाउन करना। मेमोराइजेशन वाले कोड के अंदर इंडेक्स वेरिएबल 0 से n तक गया था। तो बॉटम अप में कैसे आएगा? n से 0 की तरफ आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? n से 0 उल्टा आएगा। ठीक है, अब n से 0 आते हुए आपने देखा n-1 तो ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है। तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? तो मैंने लूप चलाया फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू n-2, इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंडेक्स माइनस माइनस।
तो आपका n-1 इंडेक्स तो आपने यूज़ कर ही लिया है, n-2 से 0 तक आप आ गए, बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट एक मेजर पार्ट होता है जिससे आप एनालाइज करते हो कि आपका मेमोराइजेशन में किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसको एक्जैक्टली अपोजिट करके आप बॉटम अप को क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं फॉर लूप के अंदर, अब इस फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं, अब इस फॉर लूप के अंदर आप जाके अपना लॉजिक कॉपी पेस्ट करते हैं। आपने इसे कर दिया कॉपी, आपने इसे कर दिया पेस्ट। आपने कहा कि इंक्लूड का आंसर निकलेगा नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस, यहाँ इसको डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया, इसको डीपी में कन्वर्ट करो, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस 2, ठीक है। और मैंने कहा इसको भी डीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीपी ऑफ इंडेक्स प्लस 1, बहुत बढ़िया। डीपी में कन्वर्ट कर लिया है आपने, कॉपी पेस्ट भी कर लिया आपने, और वैल्यूएबल ऑलरेडी आपने इंडेक्स के नाम से लिया हुआ है, तो आई थिंक बात बन जानी चाहिए। एट द एंड आपने क्या रिटर्न कर दिया, आंसर रिटर्न कर दिया, डीपी ऑफ आंसर कहाँ बिल्ड हो रहा है, सोचो आंसर कहाँ बिल्ड हो रहा है, n-2 से n-1 पे ऐसे करते करते 0 इंडेक्स पे आप आ गए, तो 0 इंडेक्स पर आपका आंसर बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपने रिटर्न डीपी ऑफ 0 कर दिया, ठीक है। अभी इसमें कहीं पे गड़बड़ है, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ पे गड़बड़ है, कोई बच्चा बता सकता है कहाँ पे गड़बड़ है इसके अंदर। भैया आपका n-2 के अंदर जब आप +2 कर देंगे तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो डीपी ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर लो इसको, आपने बोला के टेम्प आंसर इज इक्वल टू 0 इफ इंडेक्स +2 लेस देन n, तो टेम्प आंसर इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ इंडेक्स +2। तो अगर इनसाइड बाउंड है तो आपने ऐसे स्टोर करा लिया, इनसाइड बाउंड नहीं है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म। तो ये आपको संभालना पड़ सकता है कभी कभी किसी किसी केस के अंदर कि आउट ऑफ बाउंड आपका एरर ना चला जाए, तो हमने सिंपल सी बात बोली, अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो आंसर निकाल लो, अगर आउट ऑफ बाउंड है तो आंसर 0 मान लेना। आई थिंक इतने से बात बन जानी चाहिए। टैबुलेशन कोड आपका तैयार होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। Answer solve using tabulation nums, ठीक है जी। एक बार रन करके देखते हैं कहाँ कहाँ हमने एरर लगाए हैं। एक्सेप्टेड, एक बार सबमिट कर लेते हैं बेटा, एक बार सबमिट कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार भी हमने टैबुलेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर लिया। क्या ये सिंपल था? सिंपल तो नहीं था। क्या ये सिंपल था? सिंपल तो नहीं था, दिमाग लगता है, ठीक है। फोकस करते हैं वो पॉइंटर्स क्या है जिनका ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। फोकस करते हैं पॉइंटर क्या है, ठीक है। इसको और आसान तुम्हारे लिए समझने के पॉइंट वैसे कैसे कर सकते हैं, पर ये समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। एक्स्ट्रा केस लगा सकता था यहाँ पे, बेस केस से समझना आसान हो जाता, अब लगाऊंगा तो बेवकूफ़ी लगेगी, ठीक है, कोई नहीं। पहला सवाल, क्या रिकर्जन से सॉल्व करना आता है? क्या रिकर्जन से सॉल्व कर सकते थे इसको? दूसरा सवाल, क्या जो स्टेप्स तुम्हें मैंने बताए हैं रिकर्सिव कोड को कन्वर्ट करने के, मेमोराइजेशन के और टैबुलेशन के, वो स्टेप्स पता है अच्छे से? स्टेप्स पता है अच्छे से, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनका रट्टा लगाया है या फिर तुम्हें लॉजिक पता है कि ये स्टेप क्यों किया जा रहा है? क्या तुम्हें हर एक स्टेप का लॉजिक, बब्बर भैया ने बोला है इसको कॉपी करना है, क्यों करना है? क्या लॉजिक पता है? रट्टा मत लगाओ, लॉजिक पता है। डीपीआरए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आंसर स्टोर कर रहा हूं, बाद में नीड पड़ेगी दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। लॉजिक पता है, बढ़िया, चलो रट्टा लगा रहे हो, रहने दो, मत पढ़ो फिर। मैं पिछले वीडियो के अंदर तुम्हें समझा चुका पूरा पूरा लॉजिक, तो दोबारा लॉजिक में नहीं जाऊंगा कि भैया इसका लॉजिक बताओ। दैट्स वाई डीपी के अंदर मैं ड्राई रन के अंदर नहीं घुसता, क्योंकि सबसे पहली क्लास के अंदर मैं पूरे 2 घंटे लगा के एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जिसमें ड्राई रन भी करता हूँ, टैबुलेशन भी करता हूँ, मेमोराइजेशन भी करता हूँ, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करता हूँ, रिकर्जन भी समझाता हूँ। नहीं समझाना नहीं चाहिए वैसे मुझे। उतना करने के बाद जब तुम्हें हर एक स्टेप का लॉजिक बता दिया कि ये क्यों करना है, फिर यहाँ पर आकर अगले केसेस के अंदर हम नहीं करते ड्राई रन डीपी केस में। क्यों? क्योंकि पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब वापस आते हैं। तुमने बोला तुम्हें रिकर्जन समझ में आ गया, तुम्हें बोला तुम्हें स्टेप भी पता है, तुम्हें लॉजिक भी पता है कि वो स्टेप क्यों लगा रहे, तो वो समझते हैं क्या है।
तो मैंने बोला सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं डीपी किस टाइप की है, 1D है 2D है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर नम्स एज इट इज़ ही आ रहा है, एज इट इज़ ही आ रहा है। इंडेक्स चेंज हुआ, यहाँ +2 हो गया, +1 हो गया, नहीं 1D DP है। अगर 1D DP है तो मैंने यहाँ पे 1D DP array क्रिएट कर लिया। कहाँ किया, ये रहा, 1D DP array क्रिएट कर लिया। अगेन मैंने यहाँ -1 किया हुआ है, -1 रख लो, इंट मिन रखना इंट मिन रख लो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अभी मेरी आदत है कि मैं हमेशा -1 क्रिएट करके आगे बढ़ जाता हूँ, आगे जाके मुझे लगता है कहीं पे गलती करे तो वापस आके फिर से चेंज कर लेता हूँ, मेरा कोड है ना। तो अब मैं गया आगे, मैंने जाके चेक किया यार मेमोइजेशन में क्या करना होता है। मैंने DP array पास कर दिया, बहुत बढ़िया। एंटायर रिकर्सिव कोड मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद 2 स्टेप है, कुछ नहीं है। जहाँ पे आंसर आप निकाल रहे हो, अपने आंसर को DP के अंदर स्टोर कर लिया, रिटर्न कर दिया। एंड एट द एंड आपने बेस केस के बाद सिंपल सा चेक किया कि अगर आंसर पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको आपने रिटर्न करवा दिया। क्या टेबल इसमें मेमोइजेशन में कोई दिक्कत, क्या मेमोइजेशन के अंदर कोई भी इशू है आपको? मुझे नहीं लगता आपको मेमोइजेशन में कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर भी अगर पोल कर लेता हूँ, पोल में मुझे बताओ क्या तुम्हें ये मेमोइजेशन वाला तरीका आ गया समझ में कि नहीं? क्या तुम्हें रिकर्जन प्लस मेमोइजेशन आ गया? ठीक है, 91% सेज यस, 91% सेज यस, बहुत बढ़िया। 90% सेज यस, बहुत बढ़िया। मैं वापस शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब चलते हैं टैबुलेशन के अंदर। अब आते हैं टैबुलेशन के अंदर। टैबुलेशन के अंदर हम सभी को पता है कि मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले DP array क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे DP array क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुझे यहाँ पे आके थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि n+1 साइज़ के नीड नहीं थी, तो मैंने पुराने वाले कोड के अंदर भी n+1 हटा के n कर दिया और यहाँ पर भी n साइज़ को क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम इसको 0 से इनिशियलाइज़ भी कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि -1 से इनिशियलाइज़ करना, 0 से भी तुम यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर सकते हो। अगर किसी को 0 लगाओ तो 0 से भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप था ये क्रिएट करना। पर बॉटम अप के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, लिख लो इसे। जब भी तुम बॉटम अप अप्रोच का यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें बेसिकली तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ आंसर पड़े हुए हैं, तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ आंसर्स पड़े हुए हैं जिनको यूटिलाइज करके तुम बाकी सारे आंसर क्रिएट कर रहे हो ऑन टॉप ऑफ दैट। ऐसे ही हो रहा है, तुम्हारे पास कुछ आंसर्स पड़े हुए हैं जिनको यूटिलाइज करके तुम बाकी सारे आंसर क्रिएट करो। तो मैंने बोला कि यार मैं बेस केस देखने गया ऊपर, बेस केस ने बोला कि इनवैलिड इंडेक्स के लिए 0 आंसर होना चाहिए और इनवैलिड इंडेक्स और DP के अंदर है ही नहीं, तो 0 डाल नहीं सकता मैं कहीं पे भी। इन शॉर्ट मेरे पास कोई इनिशियल स्टेट ही नहीं है आंसर क्रिएट करने के लिए। इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि अभी जितने स्टेप मेरे पास है वो स्टेप यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, कुछ एडिशनल मुझे सोचना पड़ेगा अपने दिमाग से, ठीक है। इट्स नॉट कि हम रट्टा लगा लिया 4 स्टेप को और हर बार DP क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि वो ऐसा कौन सा आंसर है जो मैं इसमें खुद से मैनुअली फिल कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा आंसर है जो मैनुअली इसके अंदर फिल कर सकता हूँ। अब मैनुअली फिल करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि DP of i दर्शाता क्या है, व्हाट इज DP of i। तो जिस प्रकार हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट के फॉर्मेट में सॉल्व कर रहे हैं। तो जब मैं DP of i कहता हूँ उसका मतलब है कि ith इंडेक्स से लेकर राइट डायरेक्शन में जितना भी एरे है उस पूरे एरे का आंसर क्या निकल रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं किसी एक डब्बे का आंसर बता सकता हूँ, तो मैं बोला लास्ट वाले डब्बे पे चले जाओ। सबसे लास्ट वाले डब्बे का इंडेक्स क्या होगा? n-1। सबसे लास्ट वाले डब्बे क्या आंसर क्या होगा? क्योंकि सबसे लास्ट वाले के डब्बे के आगे कोई और डब्बा नहीं है, तो चोरी सिर्फ उसी डब्बे के अंदर होगी। तो अगर उसी डब्बे के अंदर चोरी होगी तो जितने पैसे हैं वो सारे चुराए जाएंगे। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि DP of n-1 के अंदर जितने पैसे हैं वो सारे स्टोर कर लो। ये मैंने खुद से आंसर क्रिएट किया, इसके बाद एंटायर लॉजिक क्या बोला, फॉर लूप मुझे लगाना होता है, मुझे पता ही है। मैंने चेक किया कि ऊपर रिकर्सिव कोड क्या चल रहा है, रिकर्सिव कोड में इंडेक्स 0 भेजा है और कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। तो 0 से n तक मेरा मेमोइजेशन में जा रहा था, उल्टा कर दो, n से 0 यहाँ पे जाएगा, तो n से 0 यहाँ पर जाएगा। अगेन यहाँ पर तुम्हारा n साइज है, तो यानी n- इंडेक्स की बात हो रही है और n-1 तुम सॉल्व भी कर चुके हो, तो n-2 बचा, तो n-2 से 0 की दिशा में आप चल पड़े, बहुत बढ़िया। इसके अंदर क्या कोड लिखा? इसके अंदर कुछ नहीं, आप सेम कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उस कोड में जहाँ पर रिकर्सिव कॉल थी वहाँ पर DP लगा दिया। DP लगा के मेरे को ऑब्जर्व हुआ कि भाई DP of इंडेक्स +2 फट जाएगा। क्यों? n-2 में अगर +2 कर दोगे तो n इंडेक्स बनेगा और n इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, दैट्स वाई फट जाएगा। तो मैंने उसको अलग से हैंडल कर लिया कि इंडेक्स +2 अगर n से छोटा है तो DP of इंडेक्स +2 में से आंसर रिट्रीव कराऊंगा, नहीं तो 0 आंसर मान लूंगा। या लेट से तुम्हें नहीं करना है, लेट से तुम कह रहे हो कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना है ये तरीका, मैं तो सिंपल चलाऊंगा, मैं तो इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ा लो भाई, n+1 करके 0 से इनिशियलाइज कर लो, खत्म, ये कर लो। ये तुम्हारे पास एक और तरीका है, ऐसे चला लो, इससे भी तुम्हारा पूरा कोड चल पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे करना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, तुम्हें देख लो कौन सा सूट करता है। अब एक और तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि यार ये DP of 0 रिटर्न करना है या DP of n रिटर्न करना है, DP of इंडेक्स रिटर्न करना है, ये मुझे कैसे पता लगेगा?
मैंने बोला 99% केसेस के अंदर, ध्यान से राइट डाउन करो, ट्रिक है ये, 99% केसेस के अंदर, इसके भी एक्सेप्शन दिखाऊंगा तुम्हें मैं, 99% केसेस के अंदर डीपी ऑफ क्या रिटर्न करना होता है, जो तुमने रिकर्जन के अंदर इनिशियल स्टेट भेजी होती है ना, वो रिटर्न करना होता है। रिकर्सिव कोड में इंडेक्स क्या भेजा था, 0, रिकर्सिव कोड में इंडेक्स क्या भेजा था, 0, वही रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ 0, खत्म। अगर रूल वाइज चलना है, नहीं तो अगर विजुअलाइज करोगे तुम्हें पता है कि विजुअलाइज करते हुए यहाँ पे तुम बॉटम अप में राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हो, राइट, इंडेक्स n-1 से 0 की तरफ आ रहे हो, तो 0 में तो बेसिकली तुम्हारा आंसर स्टोर होगा, है ना। तो ये तो हो गया तुम्हारा इस अप्रोच के द्वारा। अब सवाल ये है कि क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, सवाल ये है क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है। एक बच्चा कह रहा है क्या n-1 वाला डब्बा वो हमेशा चोरी करेगा। बेटा डीपी ऑफ n-1 का मतलब सिर्फ इतना है कि n-1 वाले इंडेक्स पर जो घर है, अगर उस घर से चोरी करना स्टार्ट करे और राइट दिशा में चोरी करता रहे तो कितने पैसे कमा लेगा, ये मतलब है उसका। तुम्हें डीपी का क्वेश्चन करते हुए सिर्फ रटना नहीं है कि ये 3 स्टेप बताएं, ये 4 स्टेप लगाएं, लगा दूंगा चल जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए डीपी ऑफ आई बता क्या रहा है, मीनिंग क्या है डीपी ऑफ आई का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डीपी ऑफ आई का मीनिंग नहीं पता लगा पा रहे, रहने दो, छोड़ दो, फिर रटना नहीं है, रटोगे फंस जाओगे किसी ना किसी कोड के अंदर। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा ना, रटोगे फंस जाओगे, रटो मत, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। मैंने बोला डीपी ऑफ आई किस पे डिपेंड कर रहा है, इंक्लूड पे, एक्सक्लूड पे। एक्सक्लूड क्या है, इंडेक्स +1, इंक्लूड में क्या है, इंडेक्स +2। तो क्या मैं कह सकता हूं कि डीपी ऑफ आई डीपी ऑफ इंडेक्स +1 और डीपी ऑफ इंडेक्स +2 पर डिपेंड कर रहा है, यस और नो। कर तो रहा है। क्या मैं इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूं, खुद सोचो। कोई भी डब्बा अपने एक अगले डब्बे और अपने 2 अगले डब्बे पर डिपेंड कर रहा है, फिर वो पीछे आ गया, ऐसे ही करके वो अपने 2 डब्बों पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, समझा देता हूं एक बार, देखो। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपने सारे आंसर स्टोर करा लिए हैं, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ पर आपने लेट से 7 स्टोर करा लिया, ठीक है। मैंने बोला सिंपल सा यार कि मैं तो n-2 इंडेक्स से प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने सिंपल सी बात बोली कि यहाँ का आंसर डिपेंड करता है इसके एक अगले डब्बे पे और उसके अगले डब्बे पे। वैसे है नहीं आगे कोई डब्बा, पर मान लो 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि यहाँ का आंसर इसके एक अगले डब्बे पे और इसके अगले डब्बे पे डिपेंड करता है, यहाँ का आंसर इस प्रकार डिपेंड कर रहा है। तो क्या पूरे एरे पर आंसर डिपेंड कर रहा है या सिर्फ 2 डब्बों पे आंसर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 2 डब्बों पे कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस डब्बे को मैंने मान लिया, बोलो बोलो क्या मानूँ इसको, मैं क्या मानूँ इसको, मैंने प्रीवियस मान लिया, ठीक है, और 0 इसको मैंने ऐसे नेक्स्ट मान लिया, ये मान लिया, ठीक है, और इसको लेट से मैंने करंट मान लिया। तो मैंने क्या बोला, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस पे और नेक्स्ट पे। करंट का आंसर मैंने निकाल लिया कि करंट में 7 स्टोर होगा, 7 मैक्सिमम, ऐसा कुछ मान लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मैं इस डब्बे का आंसर निकाल रहा हूँ। इस डब्बे का आंसर निकालने के लिए पहले मैंने नेक्स्ट को पीछे ले लिया, अब मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने प्रीवियस को यहाँ पर ले लिया, मेरा प्रीवियस यहाँ पे आ गया। अब इस प्रीवियस को और इस नेक्स्ट को यूज़ करके मैंने इसका आंसर निकाल लिया। अब मैं फिर करंट यहाँ पे ले गया एक स्टेप पीछे, इसके लिए मैंने इसको प्रीवियस कह दिया और इसको करंट, इसको नेक्स्ट कह दिया, इससे आंसर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 2 वेरिएबल से भी ये सॉल्व हो सकता है अगर मैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ। सवाल है कैसे, अभी करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि ये वाला कोड है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं एक बार स्पेस ऑप्टिमाइज करता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया स्पेस ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। मैंने बोला मेरे को डीपी एरे की नीड नहीं है, इसे हटा दो। मैंने कहा ठीक है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को ये डीपी में चेंजेस की नीड नहीं है, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दिया। मुझे किसकी नीड है, मुझे प्रीवियस की नीड है। प्रीवियस कौन सा था, प्रीवियस लास्ट डब्बा था। लास्ट डब्बे का आंसर क्या था, लास्ट डब्बे का आंसर ऊपर लिखा हुआ है nums n-1 है। मैंने बोला नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला डब्बा शुरू में एग्जिस्ट नहीं करता, शुरू में एग्जिस्ट नहीं करता, पर हमने इमेजिनरी मान लिया था। नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था, नेक्स्ट के अंदर 0 पड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया। वहाँ पे है ही नहीं यार, कोई डब्बा ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है, चोरी किसको करोगे, आंसर 0 आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया। प्रीवियस निकल गया और नेक्स्ट निकल गया। मैंने बोला कि मैं करंट आंसर निकालने बैठा हूँ, तो मैंने इसको बोल दिया ये मेरा करंट आंसर है, ठीक है जी, ये कर लिया मैंने इसको बोल दिया कि इंट करंट, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। टेम्प आंसर 0 है, इंडेक्स +2 अगर लेस देन n है तो डीपी ऑफ इंडेक्स +2। डीपी ऑफ इंडेक्स +2 को क्या नाम दिया है मैंने, डीपी ऑफ इंडेक्स +2 को क्या नाम दिया है,
भैया 2 आगे वाले डब्बे का नाम आपने नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट लिख दो, डीपीएफ इंडेक्स +1। इस डब्बे का नाम क्या दिया है, एक आगे वाले डब्बे का नाम क्या दिया है, प्रीवियस दिया है, प्रीवियस लिख दो, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 1 स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में डीपीआरए के अलावा जो भी तुम्हारा यूज हो रहा है वो राइट डाउन कर दो। स्टेप नंबर 2 डीपीआरए जहां पर भी है उसको रिप्लेस करवाओ, जहां पर नेक्स्ट आना है वहां नेक्स्ट लिखो, जहां प्रीवियस आना है वहां प्रीवियस लिखो, जहां करंट आना है वहां करंट लिखो, बहुत बढ़िया। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमेशा हम भूल जाते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भूल जाता हूं, वो क्या है कि भैया नेक्स्ट को पीछे लाओ एंड प्रीवियस को भी पीछे लाओ। लो ये भी हो गया। अब आंसर रिटर्न कर दो यार, अब आंसर रिटर्न कर दो। आंसर क्या रिटर्न कर दिया, मैंने रिटर्न कर दिया मेरा करंट। आज जहां पर तुमने n साइज का स्पेस यूज किया हुआ था, अब तुमने सिर्फ 2 वेरिएबल के द्वारा सॉल्व कर लिया। अब तुमने सिर्फ 2 वेरिएबल के द्वारा सॉल्व कर लिया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी पता लग जाएगा। मैंने रन कर दिया। कितना को लगता है चल जाएगा, कितना को लगता है चल जाएगा, सबमिट कर दिया। रॉन्ग आंसर। ओह कहाँ 3 टेस्ट केस बच गए यार, 67 पास हो गए, 3 या 4 जो भी। ओह बहुत पास थे, बहुत पास थे यार, बहुत पास थे। क्या लगता है कहाँ फटा होगा, क्या लगता है कहाँ फटा होगा। चलो भैया देखें तो हम गए यहाँ पर नम्स ऑफ n-1, प्रीवियस भी 0 है, करंट भी, नेक्स्ट भी 0 है। सिंगल वाले केस के अंदर फट रहा है ये, है ना। देखते हैं सिंगल वाले केस में क्यों फट रहा है। हमारा आंसर आज 400 क्यों आ रहा है ये, कोई गार्बेज लोकेशन से वैल्यू उठा रहा है, कोई गार्बेज लोकेशन से वैल्यू उठा रहा है, इसलिए फट रहा है शायद ये। करंट इज दिस। तो देखो भाई क्या हो रहा है, हमने करंट को इनिशियलाइज नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो रही होगी, हमने करंट को इनिशियलाइज नहीं किया इसलिए शायद गड़बड़ हो रही होगी। कितना को लगता है ये रीजन है, कितना को लगता है ये रीजन होगा। चलो सबमिट करके देखें। यार ऐसे ऐसे थोड़ी आता है मज़ा। अब एक और टेस्ट केस बच गया हमारा, सिंगल टेस्ट केस है, देखते हैं कहाँ फटा। 1 आया, 1 वाले केस के अंदर हमारे करंट की वैल्यू 0 है, करंट की वैल्यू 0 है, 0 है, 0 है, रिटर्न करंट, रिटर्न करंट। कैसे बच सकता हूँ मैं इससे, मेरे पास एक बड़ा प्यारा तरीका बचने का, मैंने करंट की जगह प्रीवियस रिटर्न कर दिया। बड़ा प्यारा तरीका रिटर्न करने का, रिटर्न कर दिया प्रीवियस को, ठीक है। आई थिंक बात बननी चाहिए, आई थिंक बात बननी चाहिए। बढ़िया, इस प्रकार हम बच गए, इस प्रकार हम कैसे बचे भैया, कैसे बचे समझाना एक बार, कैसे बचे। मैंने कहा देखो समझाता हूँ। इसमें भी थोड़ा ये यहाँ भले ही तुम यहाँ पे स्क्रीन पे विजुलाइज नहीं हो रहा, पर यहाँ विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये दिमाग के अंदर हुआ क्या समझाता हूँ। ये प्रीवियस रिटर्न करने से कैसे चल गया, ये तो तुम्हें पता, ये करंट 0 कर दिया मैंने और अकॉर्डिंगली ये चल पड़ा। लेट्स से मैंने इसको नहीं भी किया होता तो, अगर मैं नहीं करता तो अभी भी चल जाएगा ना, अभी भी चल जाएगा ना, बिना बिना इसके भी चल जाएगा। अब तो प्रीवियस रिटर्न कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इसके बिना भी चला, ठीक है। तो अगेन हमने सिंगल एक ही चेंज किया कि हमने करंट की जगह प्रीवियस रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रीवियस रिटर्न करने से कैसे चल पड़ा, ठीक है। चलो ये देखते हैं, आ जाओ बेटा करते हैं। तो सिंपल सा कोड है, सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है। शुरू करें, ये 1 पड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्रीवियस इनिशियलाइज कराता हूँ। प्रीवियस बेसिकली लास्ट एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट है, प्रीवियस के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, तो यानी इसके ऊपर मेरा प्रीवियस है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैंने इमेजिनरी बनाया हुआ कि इमेजिनरी को डब्बा है, उसके अंदर 0 रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और इसी के ऊपर मेरा करंट है, इसी के ऊपर मेरा करंट है, ठीक। इसको मेरा करंट नहीं है, सॉरी, करंट मेरा कहीं पर नहीं है, कहीं मैंने लिखा हुआ है कि इंट करंट इज इक्वल टू 0। करंट वैल्यू 0 पड़ी हुई है अभी, ठीक है। तो ये अभी अपन कैलकुलेट करने निकलेंगे। कैलकुलेट कहाँ पे करते हैं, कैलकुलेट उस फोर लूप के अंदर करते हैं। फोर लूप कहाँ शुरू होता है, n-2 शुरू होता है, और n-2 की वैल्यू क्या आएगी, 1-2, दैट इज -1। क्या -1 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं। इसका मतलब इस केस के अंदर, सिंगल एलिमेंट केस के अंदर लूप चलेगा ही नहीं। अब समझ में आया,
जहां तुम आंसर निकालते हो वो चला ही नहीं, वो लूप ही नहीं चला सिंगल एलिमेंट वाले केस के अंदर। तो सिंगल एलिमेंट वाले केस के अंदर आंसर कौन होगा? ये खुद ही होगा। एक ही घर है, उसमें चोरी करोगे तो आंसर किस में स्टोर है? नेक्स्ट में स्टोर्ड है, करंट में स्टोर्ड है, या प्रीवियस में स्टोर्ड है? प्रीवियस में स्टोर्ड है, प्रीवियस रिटर्न कर दिया। अब समझ में आया? प्रीवियस को रिटर्न किया, अब समझ में आया? क्योंकि तुम करंट के अंदर आंसर कहाँ पे निकालते हो? करंट के अंदर आंसर लूप के अंदर निकालते हो। लूप के अंदर तुम आंसर घुस ही नहीं, लूप के अंदर तुम घुस ही नहीं पाए एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे n-2 से लूप स्टार्ट हो रहा था, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये था दोस्त, ये था कोड। छोटू सा और प्यारो सा तो नहीं बोलूंगा, पर ठीक है, मेहनत है इसके अंदर थोड़ी बहुत। ठीक है, तो रिकर्जन से शुरुआत की, यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे अच्छी तरह पता है। मेमोराइजेशन शुरुआत की, यहाँ पर भी तुम्हारे पास पूरा कॉन्फिडेंस, ये भी अच्छी तरह जानता हूँ मैं, यहाँ तक कोई नहीं फंसता। ठीक है, यहाँ पर 30% जनता टूट जाती है टैबुलेशन के अंदर। थोड़ा सा डर लगता है कि ये क्या हो गया, क्यों टूट रही है? अभी नंबर क्वेश्चंस कम किए हुए हैं। ठीक है, करवा दूँ, और क्वेश्चंस होंगे अभी। मैं लक्ष्य से बात करके अभी तुम्हारे पास नियरली 27 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के रिकॉर्डेड सोल्यूशन, वो ऐड करवाता हूँ ताकि तुम्हें और कॉन्फिडेंस वहाँ से मिले। पर यहाँ पे भी जितने क्वेश्चन करेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, अभी रूल्स और तुम्हें समझ में अच्छे से आएंगे। और रटना मत यार, समझना ज़रूरी है। और ये यहाँ पर नियरली 60% जनता टूट जाती है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है माँ, मुझे कुछ दिखाई क्यों दे रहा है, वो यहाँ पे हो रहा होता है। तो अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें यहाँ पर क्लैरिटी और मिलती जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगेन यहाँ तक सब पहुँच जाते हैं मेमोराइजेशन तक, और 95-97% क्वेश्चन यहाँ तक हो भी जाते हैं। कहीं पर स्पेस फंसता है तो स्पेस के चक्कर में ये वाला कोड करना पड़ जाता है। TLE भी मार जाता है कभी कभी ये वाला कोड यार। ठीक है, पर अगेन TLE केस के अंदर मेक श्योर करना, जब भी तुम ध्यान सुनो भाई, ध्यान सुनो, फिर बोलोगे भैया बताया नहीं था, हम भूल गए थे। TLE केस में कभी मेमोराइजेशन वाले कोड के अंदर लिख लो, काम आएगा, बता रहा हूँ। मेमोराइजेशन वाले कोड के अंदर कभी अगर तुम्हारा TLE आ रहा हो तो 99% ऑफ द केसेस के अंदर वो सॉल्व रहता है। कैसे हो सकता है? जो तुमने वेरिएबल पास किया उसको बाय रेफरेंस पास कर देना। मेजॉरिटी केसेस के अंदर वही इशू होता है और सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ध्यान रखना इस चीज़ का। एक बच्चा कह रहा है कि ये वाले केस के अंदर तो हमने मान लिया कि प्रीवियस आपका काम कर रहा है, ये वाले केस में जहाँ सिंगल एलिमेंट था मान लिया प्रीवियस आपका काम कर रहा है, बाकी केस में कैसे चल रहा है? मैंने कहा बहुत सिंपल है, बाकी केस में दिखाता हूँ चला के एक बार, बाकी केस में कैसे चल रहा है भी दिखा देते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, पर ऑब्जर्व करना, भूल मत जाना। शुरुआत में प्रीवियस यहाँ पे है और नेक्स्ट यहाँ पे है। ठीक है, करंट का आपने आंसर निकाल लिया, फिर करंट यहाँ पे आ गया, और क्योंकि इसका आंसर निकालना था तो प्रीवियस यहाँ पे हो गया और करंट नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? आपको इस डब्बे का आंसर निकालना है। प्रीवियस यहाँ पे, प्रीवियस यहाँ पे हो गया और नेक्स्ट यहाँ पे हो गया। फिर आपको इस डब्बे का आंसर निकालना है, तो आपका प्रीवियस यहाँ पे आ गया और आपका नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, पर लूप में ध्यान से अगर देखोगे इसका आंसर निकालने के बाद शिफ्ट होती है, पहले सारा आंसर निकलता है फिर शिफ्टिंग वाला प्रोसेस होता है, हाँ या ना? तो यानी करंट तो अभी तुम्हारा यहीं रहने वाला है, पर क्या हुआ? प्रीवियस पीछे आ गया और नेक्स्ट यहां पर आ गया। अब समझ में आया बाकी केस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि बाकी केस के अंदर इसी डब्बे के ऊपर करंट भी है और इसी डब्बे के ऊपर प्रीवियस भी है, दैट्स व्हाई बाकी केस भी चल रहे हैं। अब समझ में आया जिसने पूछा था? स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड की जगह टैबुलेशन में। बेटा फिर तुम्हें रूल ही खराब कर दिया ना तुमने। कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हारा रिकर्सिव वाला कोड इंडेक्स 0 की जगह इंडेक्स n-1 से स्टार्ट करके लाता तो फिर मैं तुम्हें वहाँ से स्टार्ट करके दिखा देता। अभी मैं तुम्हें एक तहत रूल के थ्रू लेके जा रहा हूँ, तो उस रूल के थ्रू जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना। चल तो उससे भी जाएगा, सही कह रहे हो तुम, चल जाएगा उससे भी, कोई इशू नहीं है, पर वो मज़ा ख़राब हो जाएगा ना हमारे रूल्स का। फिर टैबुलेशन का एक स्मॉल एग्जाम्पल, चलो भाई एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक और एग्जाम्पल बच्चा कह रहा है टैबुलेशन के लिए, तो एक बार एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, 27931। वैसे ड्राई रन में नहीं करता हूँ कभी DB पढ़ाते हुए, नीड ही नहीं पड़ती, क्योंकि पहले सबको ड्राई रन इतना करा चुका हूँ पूरे कोर्स के अंदर, 4 महीने हो चुके हैं हमें, तो ठीक है भाई। 27931 DP array बना दिया मैंने यहाँ पे। ये मेरा DP array है, ये मेरा DP array है। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 0 1 2 3 4। मैंने कहा कि मान लो इमेजिनरी यहाँ पर 5 भी है, 6 भी है, हर जगह 0 पड़े हुए हैं, है ना? क्योंकि मैंने कहा था इनवैलिड इंडेक्स का आंसर 0 होगा।
मैंने कहा था इन वैलिड इंडेक्स का आंसर 0 होगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 0 रख लिया। ये बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। शुरुआत में हर जगह -1 पड़ा हुआ है। पर मैंने तुम्हें एक चीज़ और कही थी दोस्त, क्या कि यार मुझे टैबुलेशन मेथड के अंदर कहीं ना कहीं कोई आंसर स्टोर भी तो कराना पड़ेगा ना, जिसके ऊपर बिल्ड करूँगा मैं आंसर। ठीक है, तो मैंने जब वो चीज़ तुम्हें बोली कि मुझे इस डीपी एरे के अंदर कोई ना कोई सोल्यूशन तो मैनुअली फिल करना पड़ेगा, जिसके बेसिस बाकी सारा सोल्यूशन मैं निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे क्या पता लगा कि यार लास्ट वाले घर में अगर चोरी करूँ तो आंसर 1 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे आंसर 1 निकाल लिया। ये समझ में आता है? स्टेप नंबर 1 था डीपीआरए क्रिएट करना, स्टेप नंबर 2 था ये वाला आंसर फिल करना है। अभी तक समझ में आ रही है? विजुअलाइजेशन अच्छी हो रही है, बढ़िया। अब लेके चलते हैं आगे। अब मेरा लूप चल रहा है कहाँ के लिए? n-2 से 0। ये इंडेक्स कौन सा था? ये n-1 था। ये इंडेक्स कौन सा है? n-2, यानी इस डब्बे की बात हो रही है। तो इसका आंसर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसका आंसर मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसका आंसर निकलेगा इंक्लूड और एक्सक्लूड के मैक्सिमम से। तो पहले मैं इंक्लूड का आंसर निकाल लेता हूँ। तो इंक्लूड का आंसर निकाला, मैंने कहा कि इंक्लूड वाले केस में, यानी कि इस डब्बे की बात मैं कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड करूँगा तो क्या आंसर बनेगा? 3 प्लस, अगर इसको इंक्लूड कर लिया तो इसको नहीं कर सकते, अगला डब्बा क्या है? 0 वाला, 0, 3 आंसर आ गया। एक्सक्लूड का आंसर निकालता हूँ कि अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूँ तो बाकी का आंसर क्या निकल के आ रहा है? 1। 1 और 3 का मैक्सिमम क्या है? 3। आपने 3 आंसर स्टोर कर दिया। लॉजिकल है? लॉजिकल है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप कहाँ चले गए? इस डब्बे का आंसर निकालने चले गए। इस डब्बे के इंक्लूड का आंसर निकालो। अगर आप 9 को इंक्लूड करते हो तो 9 + 1 10 बन जाएगा। इंक्लूड का आंसर 10 आ गया। 9 को एक्सक्लूड करते हो तो यहाँ का आंसर क्या बन रहा है? मैक्सिमम 3 बन रहा है। एक्सक्लूड का आंसर 3 बन रहा है। आपने यहाँ का आंसर निकाल लिया 10। अब इस डब्बे का आंसर निकालने चल पड़े, यानी कि 7 की बात हो रही है। अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा 7 को, तो यानी मैं इसके आंसर की बात करता हूँ। इसका आंसर क्या है? 3। 7 + 3 10 आंसर आ गया। तो इंक्लूड वाले केस में आंसर 10 बनेगा। एक्सक्लूड वाले केस में अगर इसको मैं छोड़ दूँ तो इन तीनों का आंसर क्या बन रहा है? 10 बन रहा है। 10 आ रहा है। दोनों का मैक्स क्या है? 10 आ गया। आपने 10 स्टोर कर लिया। अब आए इस डब्बे के ऊपर, यानी 2 के ऊपर, या तो आप 2 को इंक्लूड करेंगे। अगर 2 को इंक्लूड कर लिया तो आंसर आ गया 2, और 2 को इंक्लूड करने के बाद बाकी बचा हुआ आंसर क्या निकल के आ रहा है? 10। 2 + 10 12 बन गया। और एक्सक्लूड वाले केस में इसको आपने एक्सक्लूड कर दिया, और यहाँ से यहाँ तक का आंसर क्या निकल के आ रहा है? 10। 10 और 12 का मैक्स क्या है? 12। आंसर 12 आ गया। क्या आंसर 12 है? जी हाँ, आंसर 12 है। क्या बात समझ में आती? अब समझ में आया कैसे चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे? क्या ड्राई रन समझ में आया? क्या ड्राई रन समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था तुम्हारा छोटू सा प्यारू सा डीपी का क्वेश्चन। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन एक और बता देता हूँ। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे कोड को देखा, तुम्हारे टैबुलेशन वाले कोड को, और तुमने क्या ऑब्जर्व किया टैबुलेशन वाले कोड के अंदर कि डीपी ऑफ इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डीपी ऑफ इंडेक्स 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। डीपी ऑफ इंडेक्स +2 एंड डीपी ऑफ इंडेक्स +1। ध्यान से ऑब्जर्व करो इस पैटर्न से ही। जब तुमने ये कोड के अंदर देखा ना, मुझे कोई ड्राई रन करने की नीड नहीं है, मुझे कोई डायग्राम बनाने की नीड नहीं है। मैं साफ कह सकता हूँ कि कोई भी एक डब्बा अपने अगले 2 डब्बों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब एक डब्बा अपने अगले 2 डब्बों पे डिपेंड कर रहा है, मुझे पूरे एरे की नीड क्या है? तो इन अगले 2 डब्बों के लिए मैंने वेरिएबल बना लिए। इसका नाम मैंने प्रीवियस रख दिया, इसका नाम मैंने करंट रख दिया, और सॉरी इसका नाम भूल जाता हूँ बार बार, नाम नेक्स्ट रख दिया, इसका नाम मैंने करंट रख दिया। इस प्रकार से मैं 3 वेरिएबल के यूज़ करके इसको सॉल्व कर लूँगा, खत्म। ये जो पैटर्न है ना, इसे पकड़ा करो। चलो आगे बढ़े। अब तुम्हें लेके चलता हूँ एक बहुत प्यारे पैटर्न की ओर। पहली बात तो मेरी रिकर्जन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न इंक्लूड एक्सक्लूड पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, और आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देखना एक बार पूरे के पूरे इस गेम को। कॉइन चेंज, ये है वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, हमारे जीवन में जब पहली बार मैं किसी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटर्नशिप के टाइम पे, 5th सेमेस्टर था वो, नवंबर का टाइम था, नवंबर के आसपास का। कंपनी का नाम था अडोबी, और मैं वेटिंग लिस्ट में था, और कंपनी के टेस्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कोडिंग का। कुछ MCQs थे, कुछ सूडो कोड्स थे, और एक चीज़ कोई और थी। वो क्वेश्चन कोड वाला कॉइन चेंज था। डीपी का मुझे डी भी नहीं आता था, मुझे उस टाइम पे सिर्फ रिकर्जन के अंदर मेमोराइजेशन ऐड करनी आती थी, और उस टाइम पर ऐसे पैटर्न पकड़े नहीं थे मैंने। ठीक है, तो मैंने रिकर्सिवली कोड लिखा, इसका 13 लाइन का या 17 लाइन का मैंने कोड लिखा था,
और मैंने उसके अंदर फिर वो मेमोराइजेशन ऐड कर दी थी, ठीक है। उस टाइम पे ऐसे रूल नहीं बना रखे थे मैंने ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, नया नया बच्चा था मैंने कोडिंग DSA मैंने 2-3 महीने पहले सीखा था उस टाइम पे, तो कहाँ से सीख के आता इतनी जल्दी, टाइम लगता है ये समझने में। और अभी तो मैं तुम्हें 6 महीने के अंदर DSA पढ़ा रहा हूँ या 5 महीने के अंदर DSA पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम पर लोग ऐसे 2 महीने में DSA पढ़ाते थे जहाँ पर मैं तुम्हें 400 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वहाँ पर लोग उस टाइम पे 60-70 क्वेश्चन कराया करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे चला जेब से खुद से मेहनत करनी पड़ती थी। अभी तुम्हारे पास तो हम हैंड होल्डिंग करने के लिए बैठे हुए हैं कि चलो हमने करा दिए 400 क्वेश्चन, जाओ चिल करो अब। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। मैं नहीं कहता मेरे पापा ने कॉइन चेंज नाम का क्वेश्चन बनाया है, मैं नहीं कहता कि मैंने कॉइन चेंज नाम का क्वेश्चन बनाया है। मैं ये कहता हूँ कॉइन चेंज नाम का क्वेश्चन पहले से किसी आदमी ने बनाया होगा और मैंने जाके उससे पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में आ गया, मैं सक्सेसफुल हो गया। पर ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में आए हैं जिन्होंने बोला कि यार ये कॉपी कर रहा है। कौन? बब्बर कॉपी कर, क्यों? क्योंकि मैंने कॉइन चेंज पढ़ा रखा है, इसने भी कॉइन चेंज पढ़ा दिया। ओह सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं था ऐसे ऐसे बेवकूफ़ भी हैं, ठीक है। तो मेरी बड़ी यादें जुड़ी है इस कॉइन चेंज के साथ, और मैं तुम्हें गारंटी करके दे सकता हूँ कि अगर DPA क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुमसे, तो 10 में से 5-6 बार चांसेस है कि वो ये वाला कॉइन चेंज ही होगा या इसी के पैटर्न पर आधारित कोई क्वेश्चन होगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ आती है? बहुत फेमस पैटर्न है इसका सॉल्व करने का, और इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस आधारित भी हैं, ठीक है। तो करें शुरू। अगेन सेम रूल सेम रहेंगे, रूल में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। रूल सेम रहेंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब शुरू कर लेते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना। You are given an integer array coins representing coins of different denominations and integer amount representing a total amount of money, ठीक है। बहुत सारे कॉइन दिए हुए हैं, 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, और मुझे बनाना कितना है? मुझे 11 रुपये बनाने हैं। बहुत बढ़िया। कम से कम सिक्कों के अंदर ये 11 रुपये मुझे बना के दिखा दो। अगर नहीं बना सकते 11 रुपये इन सिक्कों के द्वारा, तो मुझे -1 रिटर्न कर देना। तुम्हारे पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कॉइन्स है सारे के सारे, तुम्हारे पास इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कॉइन्स है। कम से कम सिक्कों के अंदर मुझे बना के दिखा दो। मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स। क्वेश्चन खुद से पढ़ो 1 मिनट तक, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कैसे, उसके बाद बताऊँ कैसे होता है। वैसे पढ़ा चुका मैं, तुम्हें कराया हुआ मैंने क्वेश्चन। इस पर जो हम रिकर्जन का पैटर्न यूज़ करने वाले हैं वो है मल्टीपल वेज, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज। सारे पॉसिबल एक्सप्लोर करके आएंगे, मल्टीपल जितने वेज एग्जिस्ट करते हैं सबको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और करते हैं शुरू, आ जाओ। तो मेरे पास 11 रुपये मुझे बनाने हैं और 1, 2, 5 का कॉइन है, ठीक है। तो चलो क्या क्रिएट इसको। तो मैंने बोला आपको कि मेरे को 11 रुपये बनाने हैं और कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? इन्फिनाइट कॉइन्स है, 1 का है, 2 का है और 5 का है। क्या समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है बात? जल्दी से लिखेंगे। चलो, तो 11 पे मैंने पहले क्या बोला कि यार मैं पहले ना 11 पे ऐसा करता हूँ, 1 का कॉइन यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, 10 रुपये बन गए। मैं 2 का भी करूँगा बाद में, 5 का भी करूँगा, पर पहले 1 का कर लेता हूँ। मैं 10 पे 1 का कॉइन यूज़ कर लेता हूँ, 9 बन गए, ठीक है। अब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ट्री बन जाएगा, फ़ायदा नहीं है, छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। 6 रुपये बनाने, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे 6 रुपये बनाने हैं। तो मैंने बोला कि 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 5 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 4 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 3 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 2 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 1 रुपये बनाने हैं। 1 रुपये का कॉइन यूज़ किया, 0 रुपये। क्या मैं इसे बेस केस मान सकता हूँ? बिल्कुल मानना पड़ेगा बेस केस। क्या मैं यहाँ पे 2 रुपये का कॉइन यूज़ कर सकता था? नहीं। क्या मैं यहाँ 5 का कॉइन यूज़ कर सकता था? नहीं। क्या मैं यहाँ 2 का कॉइन यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, 0 हो गया, बहुत बढ़िया, बेस केस मिल गया। क्या 5 का कॉइन यूज़ कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं यहाँ 2 का कॉइन यूज़ कर सकता था? हाँ, 1 बन जाता। क्या 5 का कॉइन यूज़ कर सकता था? नहीं कर सकता। क्या 1 का कॉइन? 0 बन गया। क्या 2 का कॉइन? नहीं। क्या 5 का कॉइन? नहीं। क्या यहाँ पे 2 का कॉइन यूज़ हो सकता था? हाँ, 2 बन गया। क्या 1 का कॉइन यूज़ हो सकता था? 1 बन गया। 1 का कॉइन 0, 2 का कॉइन नहीं यूज़ कर सकते, 5 का कॉइन नहीं यूज़ कर सकते, 2 का कॉइन 0 आ गया, 5 का कॉइन नहीं यूज़ कर सकते। क्या समझ में आ रही है क्या करना चाह रहा हूँ मैं? क्या समझ में आ रही है क्या करना चाह रहा हूँ मैं? तो इन शॉर्ट, ध्यान सुनना, इन शॉर्ट मैं हर एक अमाउंट पे खड़ा होके हर एक तरीका एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 4 रुपये पे खड़े होकर मैंने 1 रुपये भी यूटिलाइज करके देख लिया, 2 रुपये भी यूटिलाइज करके देख लिए, 5 रुपये भी यूटिलाइज करके देख लिए हैं। क्या मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? क्या मानते हो या नहीं मानते हो, ये समझना। अब मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें रिकर्सिव वे में समझाऊं कि भाई 1 रुपये यूटिलाइज करके यहाँ कोई आंसर मिल रहा होगा, 2 रुपये यूटिलाइज करके यहाँ से कोई आंसर मिल रहा होगा,
₹3 यूटिलाइज करके यहाँ से कोई आंसर मिल रहा होगा, ₹5 यूटिलाइज करके यहाँ से कोई आंसर मिल रहा होगा। मुझे इन चारों आंसर का कौन सा आंसर चाहिए? मिनिमम आंसर। ये कितने कॉइन हो सकते हैं? 4, 5, 10, 20। तो इन सभी आंसर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा। तो एक फोर लूप के द्वारा मैं सारे के सारे आंसर्स निकाल के लाऊंगा। और मुझे स्टोर कौन सा आंसर करना है? मिनिमम वाला। फोर लूप से पहले मैं इसका आंसर निकाल लाया, फिर इसका आंसर निकाल लाया, इसका आंसर निकाल लाया, इसका आंसर निकाल लाया, जितने भी उन सबका आंसर निकाल लाया, और साथ साथ उनका मिनिमम स्टोर करता रहा। इस मिनिमम को मैंने रिटर्न करवा दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल वेज, एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। चलते हैं कोड की तरफ, लगाते हैं दिमाग कैसे होगा। तो मैंने बोला मेरे पास ये आ रहा है, मैंने यहाँ पे फटाफट से एक कोड लिख दिया, एक फंक्शन राइट डाउन कर दिया। मैंने बोला सॉल्व यूजिंग रिकर्जन, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया आपका कॉइन्स का एरे, आपका अमाउंट का एरे। बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ पे आएंगे आपके बेस केस, बाद में लिखूंगा, अभी समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला यहाँ पे आएंगे रिकर्सिव रिलेशन। चलो जी, बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। मैंने बोला मुझे मिनिमम आंसर चाहिए, तो मैंने एक मिनी रख लिया यहाँ पे। मिनी इज को किससे इनिशियलाइज करूँ? इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। मैंने एक लूप चलाया जो कि किसके ऊपर ट्रैवर्स कर रहा है? सारे सारे कॉइन्स के ऊपर। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन कॉइन्स डॉट साइज i प्लस प्लस। मैंने क्या बोला कि आंसर निकाल के लाओ। मैंने बोला आंसर इज इक्वल्स टू, मैं जिस भी कॉइन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड आंसर यूजिंग ith कॉइन। तो मैंने बोला आंसर वुड बी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया सॉल्व यूजिंग। अच्छा सोचो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर, जैसे मैंने ₹10 हैं, मैंने 1 का कॉइन यूज़ कर लिया, अब ₹9 बनाने हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक कॉइन यूज़ कर लिया है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक कॉइन यूज़ कर लिया? हाँ, ₹5 थे, एक का कॉइन यूज़ किया, 4 बनाने हैं। एक का कॉइन यूज़ किया, या ₹5 थे, 2 का कॉइन यूज़ किया, 3 बनाने हैं। 2 का कॉइन, एक ही तो कॉइन यूज़ किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस कर देता हूँ। 1 प्लस यहाँ क्या दर्शा रहा है? 1 प्लस दर्शा रहा है कि एक कॉइन मैंने यूज़ कर लिया है, बाकी कॉइन तुम मुझे बताओ। कौन बताएगा? रिकर्जन बताएगा। एक कॉइन मैंने यूज़ कर लिया, बाकी कॉइन रिकर्जन मुझे बताएगा। तो मैंने बोला कॉइन्स तो एज इट इज जा रहा है, अमाउंट माइनस हो जाएगा। अमाउंट में क्या माइनस होगा? जो भी कॉइन यूज़ किया है। कौन सा कॉइन यूज़ किया है? भैया ये आई वाला कॉइन यूज़ किया है। अब समझ में आया? पहले इतना अमाउंट बनाना था, अब मैंने ith कॉइन को यूज़ कर लिया, तो इस अमाउंट में से इस ith कॉइन को माइनस करना पड़ेगा। रिकर्जन मुझे इसका सोल्यूशन ला के देगा। जैसे मैंने 10 में 3 का कॉइन यूज़ कर लिया, बचा सिर्फ 7, 7 का आंसर रिकर्जन ला के देगा। और एक कॉइन जो मैंने यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। क्या ये सिंपल है? क्या ये सिंपल है मित्र? यस और नो? क्या ये सिंपल है? यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं बोला यहाँ से मुझे एक आंसर आ गया है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मिनिमम आंसर स्टोर करना चाहता हूँ। मैंने बोला मिनी इज इक्वल्स टू मिन ऑफ मिनी कॉम आंसर। तो मैंने मिनिमम भी स्टोर कर लिया, यहाँ रिटर्न कर दिया। सिंपल। बहुत सारी गलतियाँ इस कोड के अंदर भी ठीक करेंगे। एक बार चलो, लूप क्यों किया है? क्योंकि बेटा मल्टीपल आंसर निकालने हैं ना। तुमने 1 का कॉइन यूज़ कर लिया, तुमने 2 का कॉइन यूज़ कर लिया, तुमने 3 का कॉइन यूज़ कर लिया, ऐसे करके। दैट्स वाई लूप का यूज़ कर लिया। तुम्हें हर एक अमाउंट के लिए मल्टीपल कॉल लगानी है ना? दैट्स वाई लूप यूज़ कर लिया मैंने। अब आगे चलते हैं, बेस केसेस के बारे में सोचते हैं। मैंने बोला कि एक सिंपल सा बेस केस समझ में आता है कि अगर मान लो अमाउंट ही 0 बनाना है, तो 0 बनाने में कितने कॉइन लगेंगे भाई? बताओ मित्रों। 0 बनाने के कॉइन भी 0 लगेंगे यार। 0 तो बना ही पड़ा है, कुछ भी मत लो आप, एक भी कॉइन यूज़ मत करो, 0 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। एक भी कॉइन मत लो, 0 बन जाएगा। और क्या बेस केस रख सकते हैं हम? और क्या बेस केस रख सकते हैं? और क्या बेस केस रखते हैं? आई थिंक बात बन जानी चाहिए इतनी। 0 ही होगा। 0 है तो आंसर 0 बन जाएगा। और इतना ही समझ में आता है मुझे तो यार अभी तक। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भैया? अमाउंट में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, तो नेगेटिव भी तो बन सकता है। अमाउंट नेगेटिव भी तो बन सकता है। आप भेजो ही मत आप भेजो ही मत ना। जो नेगेटिव नंबर है वो भेजो ही मत आप। मैंने कहा बात तो ठीक है, बात तो सही कर रहा है बच्चा। तो हमने बोला कैसे करें इसको? मैंने बोला रिकर्जन का आंसर इज इक्वल टू 0। मैंने बोला इफ amount minus coins of I is greater than equal to 0,
अगर वैलिड अमाउंट है तो भेज दो। रिकर्जन का आंसर इज इक्वल्स टू, तो अगर जिस अमाउंट के लिए आप भेज रहे हो वो एक वैलिड अमाउंट है तो आप भेज दो, नहीं तो आपने सिंपल उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। क्या लॉजिकल है ये? क्या लॉजिकल है कि अगर ये अमाउंट ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है यानी वैलिड अमाउंट है, मैंने बोला कॉल रिकर्जन ओनली फॉर वैलिड अमाउंट्स दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो वाले अमाउंट्स। मानते हो कि नहीं मानते हो? सिंपल सी बात बोली मैंने बोला यार अमाउंट जीरो है तो आंसर जीरो बन जाएगा, और हर किसी के लिए तुम कॉल तो कर ही रहे हो, पर मेक श्योर करो रिकर्जन कॉल उसी के लिए करो जिसमें वैलिड अमाउंट हो, तभी कॉल करो, है ना। तो ये तुमने कर लिया। आई थिंक ये कोड सही लग रहा है मुझे, आई थिंक कोड सही लग रहा है। एक बार मैं क्या करता हूँ, रन करके देख लेता हूँ। मैंने बोला रिटर्न सॉल्व यूजिंग रिकर्जन कॉइन्स अमाउंट। किस किस को लगता है कोड चल जाएगा? किस किस को लगता है कोड चल जाएगा? मैंने रन कर दिया, फट गया फट गया फट गया फट गया, मैंने रन कर दिया। रॉन्ग आंसर आ गया भाई। 2 में अमाउंट आ रहा है 3 और -1। -1 वाला केस तो हमने संभाला ही नहीं भाई, -1 वाला केस तो हमने संभाला ही नहीं कि अगर आपका अमाउंट बन नहीं सकता तो आप -1 रख लेना। सोचते हैं मानते हैं कि मुझे 10 रुपये बनाने हैं और 20 रुपये कॉइन है। सोचते हैं ये वाला केस समझते हैं, मान लेते हैं मुझे 10 रुपये बनाने हैं और एक ही कॉइन है 20 रुपये का, तो उसके लिए कॉल ही नहीं जाएगी। कॉल नहीं जाएगी तो आंसर में 1 आ जाएगा, और आंसर 1 आ जाएगा तो आप 1 रिटर्न कर दोगे। तो कॉल ना जाने की वजह से यहाँ पे वैलिड आंसर क्रिएट हो गया। कॉल ना जाने की वजह से यहाँ पे वैलिड आंसर क्रिएट हो गया। मिनी इंट मैक्स 1। गलती हो रही है। हमने बोला कि इफ़ अमाउंट वैलिड है तभी आंसर निकाल लो ना। अगर अमाउंट आपका वैलिड है आप उसी केस में आंसर निकालो। आंसर को अंदर रख देता हूँ। ये आपने आंसर निकाल लिया, और आंसर निकाल लिया, मिनिमम भी उसी केस में निकाल लो। बहुत बढ़िया, अब अच्छा लग रहा थोड़ा सा। तो मैंने बोला कि अगर अमाउंट जीरो है आंसर जीरो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। मिनी इंटरमैक्स इनिशियलाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। हर एक कॉइन के लिए जाओ, बहुत बढ़िया। रिकर्जन का आंसर अगर जीरो शुरू में इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अमाउंट वैलिड है तो आंसर निकालो। अगर अमाउंट वैलिड नहीं है तो मिनी के अंदर क्या पड़ा होगा? इंट मैक्स पड़ा होगा। तो -1 कौन दर्शा रहा है? इंट मैक्स दर्शा रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपने बोला इंट आंसर इज इक्वल टू दिस। आपने सिंपल सी बात बोली कि इफ आंसर इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, तो इस केस में क्या रिटर्न करूं? इस केस में क्या रिटर्न करूं? रिटर्न -1। और एल्स केस में क्या करूं? बहुत बढ़िया। आई थिंक चलना चाहिए। चेक कर लेते हैं। वेरी गुड। 1 प्लस रिकर्जन दिस सॉल्व। बहुत सारी गलतियां कर दी हमने। चेक करते हैं। हमने ऐसा केस बना दिया है जहां पर इंट मैक्स बन सकता है, जहां पर इसमें इंट मैक्स आ सकता है। वैलिड वाले केस में आप कॉल कर रहे हो, पर अमाउंट वैलिड है ना, आंसर वैलिड की गारंटी थोड़ी है। आंसर फिर भी आपका इंट मैक्स आ सकता है। इंट मैक्स का मतलब आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आंसर पॉसिबल नहीं तो आंसर स्टोर मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगाने का मन कर रहा है मेरा। तो रिकर्जन का आंसर इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, इसको आपने यहाँ स्टोर कर लिया। तो वैसे करना चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं, इतनी कंडीशन लगाने की नीड नहीं है अगर एक और बेस केस लगा लिया जाए। पर अगेन 2 कंडीशन यहाँ लग रही है तब भी 2 इफ कंडीशन लगेगी, सेम ही रहेगा। 2 इफ कंडीशन तब भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तीनों केस पास हो गए। एक बार सबमिट करके देख लेता हूँ, क्या लगता है चलेगा? देखो तुम्हें अभी इसमें ज़्यादा लग रहा हो कि यार तो ज़्यादा इफ कंडीशन लगी, नहीं। इसके अलावा ऊपर भी करूँगा। लेट्स से एक बेस केस बनाता हूँ अमाउंट लेस देन 0 का, तब भी 2 ही इफ केस लगेंगे। अगेन रॉन्ग आंसर नहीं आया है, TL ही आया है। हैप्पी हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख के उसको हम ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है।
फिर भी एक बार दिखा देता हूँ कोड के अंदर क्या चल रहा है, वो समझना ज़रूरी है। आओ समझते हैं कोड क्या कहता है। कोड कहता है कि आप आंसर निकाल रहे हो यहाँ से, अगर आंसर में इंट मैक्स आया है तो आपने आंसर -1 रिटर्न कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कहा गया था। अगर आंसर में इंट मैक्स नहीं आया तो आपने सीधा आंसर रिटर्न कर दिया। लॉजिकल चीज़ है, कुछ खास मुश्किल है नहीं। मैंने कहा बहुत सिंपल चीज़ है, आपने एक बेस केस बनाया क्योंकि आपका अमाउंट कुछ एन वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था और आप उसे कम करते हुए आ रहे थे, तो डेफिनेटली अमाउंट कहीं ना कहीं जीरो होगा। तो जीरो का हमने बेस केस बनाया था अभी ट्री के अंदर कि अगर अमाउंट जीरो है तो मुझे रुक जाना है, और उस केस में क्या रिटर्न करना है, आंसर पे जीरो। क्यों रिटर्न जीरो, क्यों? क्योंकि जीरो अमाउंट बनाने के मुझे कोई भी कॉइन चूज करने की नीड नहीं है, जीरो कॉइन का यूज़ करके जीरो अमाउंट बन सकता है, दैट्स वाई जीरो लिख दिया। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारे आंसर निकालने हैं और बहुत सारे आंसर में मिनिमम नंबर स्टोर करना है, तो एक मिनिमम वेरिएबल बना लिया मैंने इंट मैक्स से इनिशियलाइज करके। बहुत बढ़िया। बहुत सारे आंसर फोर लूप के दौरान निकाल लिए। बहुत बढ़िया, सेम तरीके से निकालेंगे ना। रिकर्जन का आंसर अगेन यहाँ पर मुझे ये लिखने की नीड है। क्या मुझे यहाँ पर लिखने की नीड है? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं कॉल सिर्फ उसी केस में कर रहा हूं जिस केस में अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई एक वैलिड अमाउंट है। कि मान लो मैंने बोला कि 10 में मैंने 3 का कॉइन यूज़ कर लिया तो बचे 7 रुपये, तो 7 रुपये के लिए कॉल कर सकता हूँ। 10 बनाने के लिए मैंने 20 रुपये का कॉइन यूज़ कर लिया, 20 10 -20 -10 का -10 एक वैलिड अमाउंट नहीं है, उसमें कॉल नहीं कर सकता। तो मैं कॉल ही उस केस में कर रहा हूँ जिसमें एक वैलिड अमाउंट बचेगा। बहुत बढ़िया। तो कॉल करके रिकर्जन का आंसर निकाल लाया, बिल्कुल निकाल लाया। पॉसिबिलिटी है रिकर्जन एक वैलिड आंसर दे रहा हो, पॉसिबिलिटी है रिकर्जन एक इनवैलिड आंसर दे रहा हो। तो रिकर्जन अगर इंट मैक्स के इक्वल होता तो एक इनवैलिड आंसर दे रहा होता जो किसी काम का है नहीं। अगर रिकर्जन का आंसर इंट मैक्स के इक्वल नहीं है यानी उसने एक वैलिड आंसर दिया है। मैंने बोला इफ अ वैलिड आंसर। तो वैलिड आंसर केस में मुझे क्या करना था भैया? वैलिड आंसर केस में हमने सबसे पहले तो करंट आंसर निकाल लिया जो कि 1 प्लस करके निकलने वाला है। करंट जो भी कॉइन एक हमने यूज़ किया होगा उसको भी यूज़ करना है ना भाई। मैंने बोला कंसिडरिंग ith, कंसिडरिंग यूजेज ऑफ ith कॉइन, दैट्स वाई 1 प्लस किया है। और आपने मिनिमम को अपडेट करना ही था, वो आपने अपडेट कर दिया। तो क्या मुझे सारी कंडीशन समझ में आ रही है? मैंने क्यों सारी की सारी कंडीशन ली है? ये कंडीशन कि मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नेगेटिव अमाउंट के लिए मैं कॉल कर ही नहीं रहा हूँ, नेगेटिव अमाउंट के लिए कॉल कर ही नहीं रहा हूँ। ये कंडीशन कि अगर आगे का आंसर इनवैलिड नहीं है तो ही मैं करंट आंसर्स को अपडेट करूँगा। सिंपल। सर मिनी की वैल्यू 189 करेंगे तो 17 नंबर की लाइन कंडीशन की जरूर नहीं पड़ेगी ना? मिनी की वैल्यू 189 करेंगे, 17 कंडीशन बेटा वहाँ पे इसलिए किया जा रहा है, वो एक इंडिकेशन है एक इनवैलिड आंसर का। इंट मैक्स यहाँ पे इंडिकेशन है एक इनवैलिड आंसर का, इसलिए कर रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए किया हमने ये। मॉडलस कॉन्सेप्ट करने की नीड नहीं है यहाँ पे, मॉडलस की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। इंट मैक्स कब होगा बेटा? इंट मैक्स कब होगा? जब मिनी अपडेट ही नहीं हुआ होगा। आपने मिनी को इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया और मिनी अगर अपडेट ही नहीं हुआ तो मिनी इंट मैक्स रह जाएगा। अगर मिनी अपडेट ही नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? कोई भी आंसर ही नहीं आया। तो इंट मैक्स क्या दर्शाता है? कि आपका कोई भी आंसर रिसीव ही नहीं हुआ। ये है इंट मैक्स का मतलब। समझ में आई? समझ में आए भैया? ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हमने कोड लिख दिया रिकर्जन का। ठीक है, इसको रन कर लेता हूँ एक बार और एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ वो फोर लूप का ड्राइन कर दो प्लीज़ बेटा। उसका सिर्फ फोर लूप का सिर्फ इतना मतलब है, एक बार वो 0 इंडेक्स पे जो कॉइन पड़ा उसको यूटिलाइज कर रहा है, एक बार वो 1 इंडेक्स पर जो कॉइन पड़ा उसको यूटिलाइज कर रहा है, एक बार वो 2 के लिए कॉइन कर रहा है, और एक किस चीज़ के लिए कर रहा है? हर अमाउंट के लिए। 10 रुपये आए तो 1 2 5 तीनों के लिए, एक तीनों की कॉल गई। 10 के 1 माइनस करके 9 रुपये बने, उसके लिए भी 1 2 5 तीनों की कॉल गई। तो हर एक अमाउंट के ऊपर तीनों की कॉल भेजना वो फोर लूप संभाल रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट तो हुआ। सबमिट कर लेता हूँ, टीएलई मारेगा। अब इसके अंदर अपना लॉजिक ऐड करेंगे। भैया मिनी तो हमेशा अपडेट होगा ही ना? क्या गारंटी है मिनी हमेशा अपडेट होगा भाई? क्यों होगा मिनी अपडेट? मिनी उसी केस में अपडेट होगा जिस केस में रिकर्जन का एक वैलिड आंसर आएगा। अगर रिकर्जन ने वैलिड आंसर ही नहीं दिया तो मिनी अपडेट ही नहीं होगा। कॉमन सेंस। ठीक है, टीएलई आ गया। इसको अपन फटाफट से एक बार कोड करते हैं। चलो सबसे पहले बताओ 1D DP है कि 2D DP है? भैया कॉइन्स जो है वो एज इट इज़ है।
अमाउंट जो है वो चेंज हुआ है तो 1 DDP है। क्या बात समझ में आती है? कहाँ से 2D होगी भाई? भाई 2D कैसे हो गई? कौन लिख रहा है 2D? सिर्फ अमाउंट की वैल्यू चेंज हुई है रिकर्सिव कॉल के अंदर, कॉइन्स तो सेम ही है भाई, 1 DDP है ये, ठीक है। चलो, और हमने बोला मेरे पास n कॉइन्स है तो n साइज़ की DP क्रिएट कर लूँगा मैंने बोला सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या भाई बताओ फटाफट। सबसे पहला स्टेप है DP array क्रिएट करना। वेक्टर इंट DP मैंने n, -1 साइज़ का क्रिएट कर लिया, ठीक है, सॉरी n साइज़ का और -1 से इनिशलाइज कर लिया। मैंने आंसर यहाँ पे निकाल लिया, सॉल्व यूजिंग मेम, कॉइन्स पास कर दिया, अमाउंट पास कर दिया और DP पास कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये फंक्शन राइट डाउन कर लेता हूँ। मैंने बोला सॉल्व यूजिंग मेम और ये कर लिया मैंने कॉपी, बढ़िया। अब क्या करूँ? कॉपी पेस्ट, एंटायर रिकर्जन का लॉजिक कॉपी पेस्ट कर दो भैया। मैंने कर लिया कॉपी और मैंने कर लिया पेस्ट, बहुत बढ़िया। अब क्या करूँ भैया? सबसे पहले जो गलती करते हो उसे ठीक कर लो, फंक्शन का नाम चेंज कर लेना। कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। DP पास कर देना, DP पास कर दिया, बढ़िया। अगला स्टेप क्या होता है? DP के अंदर आंसर स्टोर करो। तो DP के अंदर आंसर स्टोर करने निकला मैंने बोला कि भाई आंसर कहाँ बन रहा है? आंसर आपका ये रहा, रिटर्न मिनी, ठीक है। तो मिनी इज इक्वल्स टू दिस। कहाँ पर करना चाहिए मुझे? इसमें अंदर तो मैं कुछ छेड़ना चाहता नहीं हूँ भाई, कुछ छेड़ना चाहता नहीं हूँ, जो आंसर बन रहा है पूरा का पूरा बनने दो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, DP ऑफ अमाउंट इज इक्वल्स टू मिनी, इसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया और रिटर्न भी मैंने क्या कर दिया, DP ऑफ अमाउंट। इसका रीज़न क्या है? क्यों करता हूँ मैं स्टोर? ये स्टोर क्यों करता हूँ मैं? मुझे इसका रीज़न बताना, क्यों स्टोर करता हूँ मैं? भैया मैं आंसर इसलिए स्टोर करता हूँ कि दोबारा नीड पड़ेगी ना इसी प्रॉब्लम की, तो मैं रिटर्न कर पाऊँ, दोबारा से कैलकुलेट ना करना पड़े, रीयूज पर्पस। वेरी गुड, दैट्स वाई स्टोर करता हूँ। अगर यहाँ पर रिटर्न करने की जगह मिनी लिख दिया होता तो क्या गलत होता? गलत तो नहीं होता, पर फिर भी जो स्टोर कर लिया है तो लिख लो, गलत तो नहीं होता। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप क्या था? बेस केस के बाद जाओ और वहाँ पर चेक कर लो अगर DP के अंदर पहले से आंसर पड़ा हुआ है तो आपने बोला इफ DP of amount is not equal to -1, return DP of amount। क्या मैं कह सकता हूँ DP हो गई? क्या मैं कह सकता हूँ DP कंप्लीट? इतना ही था, स्टेप डन और DP पास करा हुआ है। गलती क्या करेंगे हम इस कोड में गलती करते हैं, फंक्शन नाम रिप्लेस करना भूल जाते हैं। यहाँ पर एक बार रन करके देख लेता हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले 15 टेस्ट केस पास हुए थे, n की वैल्यू नहीं पता, n इज इक्वल्स टू कॉइन्स डॉट साइज। पहले 15 टेस्ट केस पास हुए थे, रन टाइम एरर आ गया। कहीं पर हमने कुछ गलत एक्सेस करने की कोशिश कर ली क्या? देखते हैं कहाँ पे गलती कर रहे हैं यार। हमने DP ऑफ अमाउंट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और DP n साइज अमाउंट, ध्यान से देखो, गलती बड़ी बेसिक गलती करी है। DP ऑफ क्या यूज़ कर रहा हूँ? DP ऑफ अमाउंट यूज़ कर रहा हूँ, यानी कौन सा इंडेक्स, जो भी अमाउंट की वैल्यू होगी वो वाला इंडेक्स। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या ली है? कॉइन्स का साइज। ये गलती कर दी। n की वैल्यू क्या लेनी चाहिए थी? अमाउंट। अब एक और चीज़ दोबारा सोचो, अगर अमाउंट वाला इंडेक्स यूज़ करना है तो कॉमन सेंस की बात है कि साइज अमाउंट +1 होना चाहिए। अगर n इंडेक्स यूज करना है तो कम से कम एरे का साइज n+1 होना चाहिए, दैट्स वाई इसको n+1 रखना पड़ेगा। अब बात बन जानी चाहिए। गलतियां आप ही करते हो, गलती इंसान ही करता है कोड करते हुए, गलती ठीक कर सकते हो कि नहीं वो बताएगा तुम बढ़िया कोडर हो कि नहीं हो, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया, सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है चल पाएगा? बढ़िया, चल गया। इस प्रकार हमने हमारा DP कॉइन चेंज सॉल्व कर लिया। उस दिन नहीं हुए थे उस दिन रह गए थे टेस्ट केस, उस दिन सारे टेस्ट केस पास नहीं हो पाए थे। उस दिन कोई एक टेस्ट केस ऐसा फंसा कि उसने मुझे अडोबी की इंटर्नशिप की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया
और वेटिंग लिस्ट वाला बंदा था मैं, तो मेरा इंटरव्यू ही नहीं हुआ, तो डोम में इंटर्नशिप ही नहीं लगी। डीपी का साइज अमाउंट +1 क्यों लिया? बेटा यहाँ पे डीपी के अंदर क्या एक्सेस कर रहे हो? अमाउंट एक्सेस कर रहे हो, है ना। तो मुझे पता है कि मुझे अमाउंट के आधार पर डीपी का साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा, या कॉइन्स के साइज़ के आधार पे करूँ। अमाउंट के आधार पे कर रहे हो तो मैंने बोला ठीक है, अमाउंट के आधार पे क्रिएट करता हूँ। अब अगर मैं एन साइज़ का एरे क्रिएट करता हूँ तो उसका लास्ट इंडेक्स n-1 होता है। अगर लेट से मुझे n इंडेक्स एक्सेस करना है तो मुझे कम से कम एक साइज़ का +1 तो करना पड़ेगा ना साइज़ के लिए। अगर मैं n साइज़ का एरे क्रिएट करता हूँ तो इंडेक्सेस 0 से n-1 तक आते हैं। तो अगर मैं अमाउंट साइज़ का एरे क्रिएट करता तो इंडेक्सेस 0 से अमाउंट -1 तक आते। तो मैं यहाँ पे जब अमाउंट वाला इंडेक्स एक्सेस करता तो गलत हो जाता। दैट्स वाई अमाउंट +1 करना पड़ा, ताकि मैं ये वाला इंडेक्स एक्सेस कर पाऊँ। तो फिर कहाँ फंस गए यार, ये तो बेसिक इंडेक्सिंग का फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो। लो कोड देख लो भाई, कोड में कोई खास चेंज नहीं किया। एक चेंज यहाँ पर है, इसके अंदर डीपी ऐड कर दी, एक चेंज यहाँ पर है, और एक चेंज यहाँ पर है, और एक चेंज तुम्हारा यहाँ पर है। सिंपल सा कोड है, सिंपल तो कर नहीं है बट ठीक है। भैया आपने क्वेश्चन मेमोराइजेशन से कर दिया था, टेस्ट केस फंसा कैसे था उस टाइम आपका? यार उस टाइम कोई ना कोई ऐसा एज केस होगा जो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। तो मेरे हिसाब से जो रिकर्जन मैंने राइट डाउन करी होगी ना, उसमें पक्का को बेस केस ढंग से लिखा नहीं होगा, या कोई एज केस मैंने सोचा नहीं होगा, सिंगल साइज़ के बारे में नहीं सोचा होगा, जीरो वाला केस नहीं सोचा होगा, नेगेटिव केस नहीं सोचा होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा केस फंसा हुआ था जो मैं नहीं सॉल्व कर पाया, मेरा एक केस बचा रह गया, जिस वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन। उस टाइम पर नहीं आती थी मुझे उतनी अच्छी डीएसए नहीं आती थी भाई मेरे को, तो गारंटी भी नहीं है कि मैं चाहे इंटरव्यू में जाकर धूम धड़ाम कर देता। वहाँ से तो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, नहीं आता था उस टाइम पे। रिकर्जन हमने सॉल्व कर दिया, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खा रहा है ये, ठीक है। मेमोराइजेशन के अंदर हम आ गए, ये हमने सॉल्व कर लिया। अगला टॉपिक क्या है? टैबुलेशन। टैबुलेशन कोड लिखता हूँ फटाफट। ज्ञान बहुत दे दिया ऐसा लग रहा है। चलो मित्रों बताओ कैसे करते हैं। अब टैबुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है मित्रों, जल्दी से बताओ। टैबुलेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? बोलो 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 बोलो। डीपीआर क्रिएट कर दो। चलो, तो मैंने बोला कि यार टाइम तो अपने पास है नहीं, तो हमने सिंपल यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया, डीपीआर क्रिएट कर दिया। स्टेप नंबर 1 डन। चलो स्टेप नंबर 2 बताओ। स्टेप नंबर 2 बेस केस एनालाइज करो। बेस केस क्या है कि अगर अमाउंट 0 है तो आंसर 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि डीपी ऑफ 0 का आंसर 0 होगा, येस और नो? क्या मैं कह सकता हूँ डीपी ऑफ 0 का आंसर 0 होगा, येस और नो? ठीक है। अगला क्या है अपना फॉर लूप, जिसके अंदर तुम राइट डाउन करोगे लॉजिक पूरा का पूरा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि रिकर्जन के अंदर तुम कैसे चल रहे थे। रिकर्सिव कोड के अंदर, ये जो रिकर्सिव कोड था, इसमें अमाउंट से 0 की दिशा में जा रहे थे, मानते हो कि नहीं मानते हो? अमाउंट किसी n वैल्यू से 0 की दिशा में जा रहा था, तो बॉटम अप अप्रोच के अंदर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये 0 से लेके अमाउंट की दिशा में जाएगा, यस और नो? पर 0 तो सॉल्व कर लिया, 0 सॉल्व कर लिया तो भाई बाकी संभालो। तो आपने बोला फॉर इंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 से लेके वैल्यू लेस देन इक्वल टू अमाउंट वैल्यू प्लस प्लस। चलो फॉर लूप भी संभाल लिया। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर भैया लॉजिक राइट डाउन कर दो। तो ये मैंने पकड़ा अपना एंटायर लॉजिक, और इस लॉजिक को मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या स्टेप्स होते हैं? मैं ये हटा देता हूँ, ये कमेंट की नीड नहीं है मुझे अभी, मैंने ये भी हटा दिया। इसके अंदर स्टेप जो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, पहला स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप डीपी में कन्वर्ट करना है, डीपी में कन्वर्ट करो इसको, ये बन गया आपका डीपी ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई। इसको डीपी में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया, और डीपी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? आप ये इंडेक्स वेरिएबल का यूज़ करो, बहुत बढ़िया। तो आपने ये वैल्यू को पकड़ा और आपने बोला जहाँ जहाँ अमाउंट है वहाँ वैल्यू चिपका दिया, बहुत बढ़िया।
बढ़िया। तो आपने सबसे पहला स्टेप था कॉपी पेस्ट कर दिया, डीपी में कन्वर्ट करना, डीपी में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ पर अमाउंट था आपने उसको अपना इंडेक्स वेरिएबल यूज़ कर लिया। क्या ठीक है? तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हमने? क्या तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हमने? यस और नो? बढ़िया। अब देखते हैं क्या कोई लॉजिकल मिस्टेक तो नहीं करती। और लॉजिकल मिस्टेक चेक कर लेते हैं कुछ। अभी तो कॉपी पेस्ट वाला काम जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो हमने फुलफिल कर लिया। एक बार लॉजिकल मिस्टेक चेक कर लेते हैं। n+1 -1 डी पी ऑफ 0 के अंदर 0 है। 1 से स्टार्ट कर रहे हो और वैल्यू दिस है। हर कॉइन के लिए टेस्ट कर रहे हो। अगर एक वैलिड वैल्यू की बात हो रही है, रिकर्जन से आंसर मांग रहे हो। अगर एक वैलिड वैल्यू है बची हुई, रिकर्जन से आंसर मांग रहे हो, डी पी ऑफ वैल्यू माइनस कॉइन्स ऑफ आई। ठीक है, अब ध्यान से सोचो दोस्त, ध्यान सोचो। रिकर्जन का आंसर क्या क्या हो सकता था? रिकर्जन का आंसर या तो वैलिड हो सकता है या तो इनवैलिड हो सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस और नो? रिकर्जन का आंसर या तो वैलिड हो सकता है या तो इनवैलिड हो सकता है। एक चीज़ को मिस कर रहा हूँ यार मैं, बहुत खतरनाक है ये। मिनी कॉपी करना भूल गया मैं शायद। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो रिकर्जन का आंसर या तो वैलिड हो सकता है या तो इनवैलिड। वैलिड में उसको कोई नंबर मिल जाएगा 1 2 3 4 जो भी आपने स्टोर कर रखा होगा। इनवैलिड वाले केस के अंदर क्या मिलता था उसको? इनवैलिड वाले केस में रिकर्जन का आंसर क्या मिलता था? इंट मैक्स। इंट मैक्स। तो डीपी के अंदर बिफोर हैंड इंट मैक्स पड़ा होना चाहिए ताकि वो इनवैलिड केस दर्शा सके। तो मैंने क्या बोला यार, -1 रहने दो, -1 की नीड नहीं है, इसमें इंट मैक्स दर्शा दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने बोल दिया रिकर्जन का आंसर ऐसे इनवैलिड पड़ा हुआ होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई वैलिड पड़ा होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया। और भाई मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। रिटर्न क्या करूँ आंसर में? डीपी ऑफ व्हाट? डीपी ऑफ व्हाट? भाई जो भी आप यहाँ पे सेंड करते हो ना रिकर्जन के अंदर, वही आपको यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अमाउंट सेंड किया था, रिटर्न करता अमाउंट। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन। चेक करते हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। कितनों को लगता है चल जाएगा? कितनों को लगता है चल जाएगा? नहीं चला। जीवन में दुख दर्द बहुत ज़्यादा है। स्पेलिंग गलत कर दी शायद। सॉल्व यूजिंग टैबुलेशन सही लिखे स्पेलिंग तो यार, टी छोटा है, टी बड़ा कर दो। रन कर दिया, चल गया, चल गया। सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन बॉटम अप डीपी के द्वारा भी सॉल्व कर लिया, टैबुलेशन मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसमें अगेन दिमाग लगाना पड़ा, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। टैबुलेशन के अंदर दिमाग लगाना पड़ता है। आपका टॉप डाउन फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें दिमाग हमने क्या लगाया कि रिकर्जन का आंसर हमें डीपी से मिल रहा है। तो डीपी के अंदर अभी तक हमने खुद से क्या स्टोर किया है? या तो 0 स्टोर किया है या फिर -1 रखा हुआ था। अगर 0 मुझे मिल गया तो उसको वैलिड आंसर में ट्रीट कर सकता हूँ। पर लेट से 0 की जगह कोई -1 वाला डब्बा उठ गया तो -1 तो कोई आंसर भी नहीं है, तो -1 तो मेरे आंसर ख़राब कर देगा। तो जो आंसर खुद से इंसर्ट किया है वो एक वैलिड आंसर है, जो खुद से इंसर्ट नहीं किया वो एक इनवैलिड आंसर है। तो इनवैलिड आंसर को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के इंट मैक्स रख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने खुद से ऐसा लॉजिक क्रिएट किया था जहाँ पे इंट मैक्स को हम मानते थे कि एक इनवैलिड आंसर है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये कहानी, ये कहानी। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसे सॉल्व कर लिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। ये लूप चल रहा है आपका कहाँ तक? अमाउंट तक। तो अमाउंट जो भी है, अमाउंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स जो भी है, इतने में आपका हो जाएगा ख़त्म। ये स्पेस कितना लिया है? ऑफ एन स्पेस लिया हुआ है, ऑफ एन स्पेस लिया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है या नहीं? क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है या नहीं? अब ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। डीपी ऑफ वैल्यू डिपेंड करता है मिनी पे, मिनी आता है आंसर से, आंसर आता है रिकर्जन का आंसर से, रिकर्जन का आंसर आता है डीपी ऑफ वैल्यू माइनस कॉइन्स ऑफ आई। तो डीपी ऑफ वैल्यू डिपेंड कर रहा है डीपी ऑफ वैल्यू माइनस कॉइन्स ऑफ आई। समझते हैं क्या कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं? मैंने कहा डीपी ऑफ वैल्यू
डिपेंड कर रहा है dp ऑफ वैल्यू माइनस कॉइन्स ऑफ i। क्या ये जो पूरी टर्म है वैल्यू माइनस कॉइन्स ऑफ आई, ये हमेशा एक ही नंबर बनाती होगी? एक पीछे, दो पीछे, तीन पीछे, या कुछ भी बना सकती है? कॉइन्स ऑफ आई कुछ भी हो सकता है। कॉइन्स ऑफ आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। फिर भी एक वर्स्ट केस एग्जांपल बना लेते हैं। मैंने बोला ये है वैल्यू, तो ये वाले डब्बे का आंसर निकालना है। तो ये वाले डब्बे का आंसर, मान लो तुम्हारे कॉइन सारे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सारे कॉइन पड़े हैं, ठीक है। तो वैल्यू माने कॉइन्स ऑफ आई में 1 भी है, यानी इस पर डिपेंड करता है, 2 भी है यानी इस पर भी डिपेंड करता है, 3 भी है यानी इस पर भी डिपेंड करता है, 4 भी है यानी इस पर भी डिपेंड करता है, 5 भी है यानी इस पर भी डिपेंड करता है, 6 भी है यानी इस पर डिपेंड करता है कि कॉइन्स ऑफ आई लिखा हुआ है। लेट्स से 7 भी है तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो क्या ये वैल्यू पूरे एरे पर डिपेंड कर रही है? काइंड ऑफ वर्स्ट केस के अंदर यस। क्या मैं इसको एरे की जगह कुछ वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? मैंने बोला नहीं कर सकता, नो चांस, नो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल। इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, इसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अमाउंट मल्टीप्लाई एन, एन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, डीपी ऑफ वैल्यू हर डब्बे पे डिपेंड कर सकती है वर्स्ट केस के अंदर। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है वर्स्ट केस में, ठीक है। ये कहानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट को 2 ही क्वेश्चन कराने थे मुझे आज क्लास में, ज़्यादा नहीं कराने थे, जानबूझ के कम कराने ताकि तुम्हें पैटर्न मिल पाए और स्पेस मिल पाए समझने का, ठीक है। तुमने सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन सॉल्व किया हाउस रबर वाला, वहाँ तुमने सीखा एक्सक्लूड और इंक्लूड वाले पैटर्न के अंदर डीपी कैसे अप्लाई होती है। सिंगल तरीका होता है, एक स्टेज के ऊपर खड़े हो, उससे पूछते हो भाई कि लेना है कि नहीं लेना, खत्म। और कॉइन चेन में तुमने क्या देखा? कॉइन चेन में तुमने देखा कि भाई सारे के सारे पॉसिबल वेज कैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई भी चीज़ क्यों करिए, वाई वाला पार्ट समझते चलो, ठीक है। वाई ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। गलती से भी डीपी को रट्टा मत मान लेना। अगर तुम सोच रहे हो भैया ने 3 स्टेप बताए, ये 3 स्टेप रट्टा मार लेता हूँ बात बन जाएगी, हो सकता है ऑनलाइन टेस्ट में बात बन जाए, सारे टेस्ट केस पास करा लो, पर इंटरव्यू के अंदर वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, रीज़न पूछेगा, ये क्यों कर रहे हो, फंस जाओगे। रट्टा मत लगाना, इंटरव्यू के अंदर कोई बचा नहीं पाएगा तुम्हें, मैं भी नहीं बचा पाऊँगा, ठीक है। हर चीज़ समझ ही कर लेना। चलो, तो इतना ही था दोस्त आज की क्लास के अंदर। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और बहुत सारे बच्चों को शायद थोड़े से डाउट्स हैं, तो मैं बोलूँगा यार कृपया करके दोबारा से क्लास को देखना, बड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। ड्राई रन करना बहुत सारे एग्जांपल्स के ऊपर, वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लेना, मज़ा आएगा, ठीक है। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट। मिलेंगे डीपी की और क्लास के अंदर।